नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, राहुल गांधी को अगले लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ी जीत हासिल हुई है। आप जानते हैं कि इस वक्त राहुल गांधी मणिपुर से मुंबई तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और इन दिनों असम पहुंची उनकी यात्रा में जिस तरह बीजेपी सरकार अड़ंगे डालने की कोशिशें कर रही है, उससे इस यात्रा को बड़ा फायदा मिल रहा है। राहुल जिन 5 न्याय के हक को लेकर यात्रा निकाल रहे हैं, उसमें से एक भागीदारी न्याय की बात वो कर्नाटक चुनावों के वक्त से ही करते आ रहे हैं। आपको याद होगा, भागीदारी की बात वो कर्नाटक चुनाव के समय से करते आ रहे हैं और अब उसी को लेकर एक बड़ी जीत राहुल गांधी को हासिल हुई है। आप जानते हैं कि कल मोदी सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया। हालांकि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल पहले से उठाती आई है और कमोबेश जेडीयू भी इस मांग को उठाती आई है, लेकिन इस बार चुनावों से पहले बीजेपी सरकार ने यह ऐलान किया क्योंकि उसे अब इस बात से डर लग रहा है कि जिस तरह राहुल गांधी जिसकी जितनी आबादी उसको उतना हक की बात हर मंच से करते हैं, उससे दलित, आदिवासी और ओबीसी वोटर इंडिया के पाले में जा सकते हैं। राहुल और इंडिया की इस मुहिम का तलाशने के लिए ही शायद बीजेपी ने बिहार में एक बड़ा दांव खेला है, लेकिन राहुल गांधी ने आज इस पर भी बीजेपी की पोल खोल दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी ने जो कुछ लिखा है आपके सामने रखता हूं। राहुल गांधी लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि सामाजिक न्याय के अप्रतिम योद्धा जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को उनकी जन्म शताब्दी पर सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वो निश्चित ही भारत के अनमोल रत्न हैं और उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न दिए जाने के फैसले का स्वागत है। 2011 में हुई सामाजिक और आर्थिक जातीय जनगणना के नतीजों को भाजपा सरकार द्वारा छिपाना और राष्ट्रव्यापी जनगणना के प्रति उनकी उदासीनता सामाजिक न्याय के आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास है। राहुल ने आगे कहा है कि भागीदारी न्याय भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 5 न्यायों में से एक प्रमुख न्याय और सामाजिक समानता का केंद्र बिंदु है, जिसकी शुरुआत सिर्फ जातिगत जनगणना के बाद ही हो सकती है। सही मायने में यही कदम जननायक कर्पूरी ठाकुर जी और पिछड़ों और वंचितों के अधिकारों के लिए उनके संघर्षों को सच्ची श्रद्धांजलि भी होगा। देश को अब सांकेतिक राजनीति नहीं बल्कि वास्तविक न्याय चाहिए, ये कह रहे हैं। आखिरी लाइन, देश को अब सांकेतिक राजनीति नहीं वास्तविक न्याय चाहिए। ये बात यहां राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखी और साफ यहां समझ में आ रहा है कि राहुल गांधी ने यह बता दिया है कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देना बीजेपी की सांकेतिक राजनीति का तरीका है, लेकिन देश को वास्तविक न्याय चाहिए। दरअसल बीजेपी ने बिहार में सत्ता से बाहर होने के बाद अपने पैर जमाने के लिए यह बड़ा दांव खेला है, क्योंकि जिस तरह भारत जोड़ो न्याय यात्रा को पूर्वोत्तर में समर्थन मिल रहा है, उससे बीजेपी को समझ आ गया है कि राम मंदिर का असर उस तरह नहीं हुआ है जिसकी उम्मीद उसने पहले कर रखी थी या की थी। चुनाव आते आते तो शायद मंदिर उद्घाटन की बात लोगों के दिमाग से भी निकल जाए, इसीलिए अब बीजेपी ओबीसी को साधने में लगी हुई है और इसकी शुरुआत उसने बिहार से कर दी है। लेकिन राहुल गांधी ने वास्तविक न्याय की बात उठाकर, राजनीतिक न्याय की जगह वास्तविक न्याय की बात उठाकर जाहिर कर दिया है कि वे इतनी आसानी से बीजेपी को उसके मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे। आज राहुल गांधी ने एक बार फिर जिस तरह से असम की बीजेपी सरकार पर तंज कसे हैं, वो भी यही दिखा रहा है दोस्तों कि राहुल गांधी को रोकने के सारे पैंतरे उल्टे पड़ रहे हैं। आज असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा को किस तरह राहुल ने आड़े हाथों लिया है, आइए जरा उसकी एक बानगी देख लेते हैं। राहुल गांधी जब जनसभा को संबोधित कर रहे थे, कांग्रेस के अनुसार इस जनसभा में 2 लाख से ज्यादा लोग मौजूद थे। एक हुजूम था, जनसैलाब था। आप देख सकते हैं इस तस्वीर को और इस जनसैलाब को या जन समर्थकों, इन राहुल के समर्थकों को अगर कहें तो ये जो सुनने के लिए राहुल के समर्थन में आए थे, वो क्या कुछ कह रहे थे वो तो बाद में हम उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है जरा वो सुन लीजिए। असम में किस प्रकार का अन्याय हो रहा है, यहां पे सब लोग जानते हैं कि देश का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर आपका चीफ मिनिस्टर है। सबसे भ्रष्ट
देश का चीफ मिनिस्टर असम का है। आप देखिए, चाय पीते हो, चाय के गार्डन आपके चीफ मिनिस्टर के, अखबार पढ़ते हो, टीवी देखते हो, टेलीविजन और अखबार आपके चीफ मिनिस्टर के, सड़कों पे चलते हो, पुल पे ब्रह्मपुत्र के को पार करते हो, उसमें से पैसे आपके चीफ मिनिस्टर को मिलता है। शाम को पान खाते हो, उसके अंदर जो सुपारी है उसमें से भी आपका चीफ मिनिस्टर पैसा बनाता है। और अगर कभी आपको काजीरंगा में राइनो जाके देखना हो तो पता लगेगा कि वहां भी आपके चीफ मिनिस्टर का एक रिजॉर्ट है। राइनो देखना हो तब भी उनके रिजॉर्ट में जाके राइनो देखो। तो सुन रहे थे आप सीधा हमला चीफ मिनिस्टर असम के सीएम जो हैं हिमंता विश्व शर्मा उनके ऊपर कर रहे थे। यहां राहुल गांधी 2 लाख से ज्यादा लोग उपस्थित इस सभा में, जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी और सीधा सीधा हमला की। एक एक चीज आप सुबह से लेकर शाम तक, पान खाते हैं तो उसमें सुपारी चीफ मिनिस्टर की, सड़क पे चलते हैं तो वो भी चीफ मिनिस्टर का, और सुबह जिस कोयले से आप चाय बनाते हैं वो कोयला भी चीफ मिनिस्टर का, जो पेपर अखबार या टीवी देखते हैं वो भी चीफ मिनिस्टर या बीजेपी का। ये तमाम बातें यहां कहते हुए सीधा सीधा हमला करते हुए राहुल गांधी, और साफ साफ कहते हुए कि कितनी भ्रष्ट सरकार है, कितने भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं यहां के। और दूसरी बात, इससे पहले सुबह जब अपनी यात्रा राहुल गांधी ने शुरू की तो उस समय भी उन्होंने जनसभा को एक सभा को, छोटी सभा को संबोधित किया, और वहां पर उन्होंने साफ साफ कहा था कि आप जितने केस दर्ज करवाना हो हमारे ऊपर करवा दीजिए, 25 और केस दर्ज करवा दीजिए, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। जरा ये भी सुन लेते हैं राहुल गांधी यहां क्या कुछ कह रहे थे और केस की बात यहां क्यों आ रही है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। सुनिए। हेमंतो HBS जिसको कहते हैं, उसका कंट्रोलर दिल्ली में बैठा है और वो देश का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर है। अब पता नहीं कहां से इसके दिमाग में आइडिया आ गया कि वो राहुल गांधी को डरा सकता है। जितने केस लगाने मेरे ऊपर लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। मैं नहीं डरता, मैं बीजेपी से नहीं डरता, मैं आरएसएस से नहीं डरता। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने केस डाले, 24 लगाए, 25 लगाए, 25 और लगा दो, लो मजे लो। मैं बताऊं आपको एक बात बताता हूं। एक दिन आए मेरे पास, केस लगा दिया, केस हरवा दिया। मैंने अडानी के बारे में एक भाषण दे दिया पार्लियामेंट में, देखा होगा आपने। अडानी जी के बारे में भाषण दे दिया, और मोदी जी के खास दोस्त हैं, वो दोस्ती है, तो उन्होंने कहा भाई दोस्त को तो बचाना पड़ेगा, मेरे ऊपर केस लगा दिया, पार्लियामेंट से निकाल दिया। कहा कि भैया राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दो, कर दी। फिर मेरा घर ले लिया, सरकारी घर है, घर ले लिया। जब वो घर लेने आए, मैंने खुशी से उनको चाबी ली और कहा देखो भैया ये तुम्हारा घर है, मुझे ये घर नहीं चाहिए, उठा के ले जाओ। मेरा घर पता कहाँ है? मेरा घर हिंदुस्तान के हर नागरिक के दिल में है। मुझे तुम्हारे घर की जरूरत नहीं है। मेरे असम में लाखों घर हैं, मेरे उड़ीसा में लाखों घर हैं, मेरे उत्तर प्रदेश में लाखों घर हैं। मुझे घर की कोई जरूरत नहीं। आपने इतना प्यार दिया, इसके लिए दिल से आपको मैं धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, जय हिंद।
तो सुन रहे थे आप राहुल गांधी को। लाखों घर आपके दिल में हैं और वही घर मुझे प्यारा है। और साथ साथ हिमंता विश्व शर्मा की पोल खोलते हुए यहां राहुल गांधी साफ नजर आए, कह रहे हैं कि 25 केस और लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और कैसे उनके ऊपर केस लगाए गए, कैसे उनको संसद से बाहर किया गया, कैसे उनके घर को छीना गया, ये तमाम बातें सुबह करते हुए राहुल गांधी नजर आ रहे थे। उन्होंने साफ साफ बता दिया है कि उनके मन में कोई डर पैदा नहीं कर सकता है। राहुल का यह निडर रूप दोस्तों, यही अब बीजेपी के लिए सिरदर्दी बन चुका है। वैसे बीजेपी इस बात से थोड़ी राहत महसूस कर सकती है कि कल राहुल असम से पश्चिम बंगाल चले जाएंगे। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार है जो इंडिया का अहम हिस्सा है और राहुल खुद को कह चुके हैं कि ममता बनर्जी का वो बहुत सम्मान करते हैं। अब देखना होगा कि ममता बनर्जी राहुल गांधी की न्याय यात्रा को पश्चिम बंगाल में किस तरह आगे बढ़ाती हैं, क्योंकि आज खबरें यह आई हैं कि सीट बंटवारे को लेकर ममता थोड़ी नाराज हैं। वे इस बात को लेकर भी दुखी हैं कि उन्हें न्याय यात्रा में बुलाया नहीं गया। हालांकि राहुल गांधी ने कल ही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हमने ममता बनर्जी को बुलाया है। तो यहां पर ममता बनर्जी ने आखिर ऐसा क्यों कहा कि मुझे फोन करके नहीं बुलाया गया? आखिर ममता बनर्जी के दिल में क्या कुछ चल रहा है, या इंडिया गठबंधन में क्या सचमुच खटपट है? ये बहुत सारे सवाल हैं। इन सवालों का जवाब इसी कार्यक्रम में आपके सामने हम रखेंगे। लेकिन चूंकि आज दिन भर एक मीडिया का एक धड़ा जो लगातार ये चाहता है कि यहां इस देश पर सिर्फ एक पार्टी का रूल हो, एक ही पार्टी शासन करे, बहुदलीय जो अपना संविधान है, जो अपना लोकतंत्र है, वो न रहे, और मीडिया का एक प्रमुख हिस्सा उसी चीज को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो वो कतई नहीं चाहेगा कि विपक्ष मजबूत हो। और विपक्ष अगर मजबूत होता है तो उसमें कहीं ना कहीं अड़ंगा दिखाने की कोशिश, उसको तोड़ने की कोशिश, उसमें कुछ टूटन की कोशिश जो बताई जाती है, वो यहां दिखाने की कोशिश सुबह से हो रही है। क्या ममता बनर्जी ने ऐसा कुछ कहा है? लेकिन राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा था कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में? ममता की बात तो आज आती है, ममता को लेकर कंट्रोवर्सी आज खड़ी की जाती है, लेकिन राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा था, जरा उसको सुन लेते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलकर उन्होंने जो अपनी बातें रखी थी, ये भी सुन लीजिए। हमने इनवाइट किया है। ये यात्रा, जो भी इस यात्रा में आना चाहता है वो आ सकता है। हमारे इंडिया पार्टनर्स तो हम सब ने इन्वाइट किए, मैंने इन्वाइट किए हैं, कांग्रेस प्रेसिडेंट ने इन्वाइट किया। एंड हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर हमारे पार्टनर्स हमारे साथ आए। और बिल्कुल मतलब इनविटेशन है, दरवाज़ा खुला है। भाई जो हमारा सीट नेगोशिएशन है वो चल रहा है, उसका रिजल्ट आएगा, कंक्लूजन आएगा, उसके बारे में मैं यहाँ कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। बट हमारा ममता जी के साथ मेरा पर्सनल और पार्टी का बहुत अच्छा रिश्ता है। हाँ, थोड़ा थोड़ा होता रहता है, कभी कोई उनका कोई बोल देता है, हमारा कोई बोल देता है। दीज आर नेचुरल थिंग्स, दीज आर नॉट थिंग्स दैट आर गोइंग टू डिसरप्ट एनीथिंग। तो कह रहे हैं दीज आर नेचुरल थिंग्स, कह रहे हैं, आप सुन लिए कि दीज आर नेचुरल थिंग्स, ये किसी चीज को डिस्टर्ब करने वाले नहीं हैं। हमारा उनके साथ अपना रिश्ता है, निजी संबंध है, और वो भी इसलिए क्योंकि आप याद कीजिए कि ममता बनर्जी ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था राहुल को पहले कि वो राहुल माय फेवरेट, उन्होंने आवर फेवरेट। याद होगा ये भाषण जब इंडिया गठबंधन की दूसरी बैठक हो रही थी बेंगलुरु में, वहां उन्होंने दिया था ममता बनर्जी ने। क्या राहुल गांधी जो अभी कह रहे हैं उसमें कोई सच्चाई है? क्योंकि राहुल गांधी जो कहते हैं सच ही कहते हैं, ये अभी तक हमने देखा है। इसलिए इस बात को बड़े दमदारी के साथ मैं भी यहां रख सकता हूं। और ममता बनर्जी ने जो बेंगलुरु में कहा था उसको भी यहां रख देता हूं, क्योंकि ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच जो खटपट आज बताई जा रही है उससे पर्दा उठाना बहुत जरूरी है। जरा सुन लेते हैं। राहुल इज आवर फेवरेट, सुनिए। The chief ministers, including Uddhav, ex-chief minister, even I don't say ex-chief minister. Tomorrow they will be again coming. Arvind ji, Sitaram ji, Raja, हेमंत, मान, सीतारामैया जी, रमेश जी, डीके, और फेवरेट राहुल गांधी, और फेवरेट राहुल गांधी, और फेवरेट राहुल गांधी।
तो और फेवरेट राहुल गांधी, और राहुल गांधी भी वही सम्मान देते हैं, तो उम्मीद यही की जानी चाहिए कि अगर मामूली खटपट भी है तो जल्दी दूर हो जाएगी। वैसे बीजेपी इसी बात के इंतजार में है कि इंडिया में कब कोई दरार आए, और बीजेपी से ज्यादा शायद बीजेपी का जो मीडिया विंग है, यानी कि एक धड़ा दूसरा मीडिया का, वो इस बीजेपी से ज्यादा इस बात के इंतजार में है कि किसी भी तरह दरार आए ताकि उनकी रोजी रोटी चलती रहे। खैर, अब देखना यह है दोस्तों कि क्या इंडिया के दल बीजेपी की उम्मीदें पूरी करते हैं या अपनी मजबूती पर टिके रहते हैं। आइए आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि किस तरह अब बदलने वाले हैं देश के सियासी समीकरण, और सबसे बड़ी बात कि क्यों फेल हो रहे हैं बीजेपी के दांव, और असम से राहुल ने बीजेपी को कैसे दे दी है बड़ी चुनौती। इन तमाम सवालों से पर्दा उठाएंगे। ममता बनर्जी को लेकर लगातार जो बातें हो रही हैं उससे भी पर्दा उठाएंगे। चलिए, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका पहले परिचय करवाता हूं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, 6 वरिष्ठ साथी जुड़ गए हैं। सुमन भट्टाचार्य जी सीधे ममता जी का नाम ले रहे हैं। सुमन जी वहां कलकत्ता से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमन जी, आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ सुनील शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ शकील अख्तर जी जुड़े हुए हैं, प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ डॉक्टर दीपक पाचपोर जी जुड़े हुए हैं, और अमलिंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका भी, जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। सीधे शकील अख्तर जी आपके पास आना चाहता हूं। शकील जी, बहुत सारी बातें हो रही हैं, जरा राहुल गांधी से ही शुरुआत करें। राहुल गांधी के 2-3 बाइट आप सुन लिए, जो दूसरी बाइट सुन रहे थे जिसमें 25 केस और लाद दो और हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, और साथ साथ उन्होंने जो पहली बाइट में आपने सुना कि कह रहे हैं कि सुबह से लेकर रात तक जितनी चीजें आप यूज कर रहे हैं सब में कहीं ना कहीं कमीशन जो है वो हिमंता बिस्वा शर्मा का है। असम जाकर इतना ज्यादा, आज तक हमने दक्षिण से उत्तर की यात्रा देख ली, और पूरब से जो यात्रा चली है पूर्वोत्तर से, उसमें हमने 3 राज्य ऑलरेडी देख लिए। मणिपुर है उसमें नागालैंड हमने देखा, हमने मेघालय और अरुणाचल प्रदेश देखा, लेकिन असम में राहुल गांधी का यह तेवर इतना सख्त, इतना तल्ख क्यों है? और दूसरी बात कि यहां जिस भागीदारी और 5 न्याय की बात राहुल गांधी ने छेड़ी है, यहां से उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि इन 5 न्याय के साथ हम आगे मुंबई तक जा रहे हैं। उसमें कहां बिहार वाले मामले पे, या कहें तो कर्पूरी ठाकुर जी को मरणोपरांत भारत रत्न देने का जो फैसला है, फैसले का स्वागत जरूर किया जाना चाहिए, लेकिन उसमें राजनीति क्यों दिखाई दे रही है? शकील अख्तर जी, 2 बड़े सवाल। देखिए, राहुल ने जो कुछ असम में कहा है उसका पूरा श्रेय तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को दिया जाना चाहिए। हेमंत बिस्वा शर्मा ने जिस तरह एक एक कदम पे रास्ता रोकने की कोशिश करी, जिस भाषा का इस्तेमाल किया, जिस तरह से उन्होंने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया, उसके बाद राहुल का जवाब देना बनता ही था। आप देखिए कि कोई मुख्यमंत्री किसी भी एसएचओ को, किसी भी थाने वाले को, पुलिस वाले को यह नहीं कह सकता कि इसके खिलाफ एफआईआर लॉन्च करो। यहां पे असम के मुख्यमंत्री डीजीपी से कह रहे हैं कि एफआईआर लॉन्च करो। यह काम पुलिस का होता है, लोकल लेवल पे होता है कि वो देखती है कि क्या मामला है, मामला बनता है या नहीं बनता, उसके बाद वहां पे एफआईआर लॉन्च होती है या नहीं होती है। मुख्यमंत्री जो है वो कहते हैं, आज से करीब 6 दिन पहले उन्होंने कह दिया था कि मैं राहुल को गिरफ्तार करूंगा। अभी नहीं, 2-3 महीने बाद। अभी जो उन्होंने एफआईआर लॉन्च की उसका मतलब भी यही है कि उन्होंने गिरफ्तारी के ऑप्शन खुले रखे हैं, मगर अभी नहीं, जब चुनाव हो जाए तो उसके बाद। तो हेमंत बिस्वा शर्मा जो है अपनी बहुत ही व्यक्तिगत किस्म की जो रंजिश, जिसे खुन्नस कहते हैं, वो राहुल से निकाल रहे हैं, और ये राजनीति में एक बिल्कुल नई चीज है। राहुल ने उस लेवल पे उनका जवाब नहीं दिया है। राहुल केवल अपनी बात कह रहे हैं कि मैं किसी से नहीं डरता, मेरे ऊपर पहले भी इतने केस बीजेपी सरकार ने लादे हैं, एक और बना देंगे, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है। मेरा जो काम है जनता के लिए आवाज उठाना, मैं उसको लगातार उठाता रहूंगा। दूसरी बात, देखिए, जहां तक कर्पूरी ठाकुर का सवाल है, तो ये मोदी जी ने अति पिछड़ों को बिहार में और शेष भारत में साधने के लिए कवायद की है। अति पिछड़े के आज तक के सबसे बड़े नेता कर्पूरी ठाकुर हुए हैं, और इसके पीछे उनका
एक और उद्देश्य भी है। वो उद्देश्य है कि यादवों को, और यादवों से मतलब है मुलायम सिंह यादव तो अब नहीं रहे, अखिलेश यादव और लालू यादव को किनारे करना। बिहार की जातिगत जनगणना या सर्वे जो भी उसको कहें वो पूरा हो चुका है और वहां 36% सबसे बड़ा जो जातीय समूह उभरा है वो अति पिछड़ा है और कर्पूरी ठाकुर उसी अति पिछड़े वर्ग से आते हैं। इसके अलावा पिछड़े वर्ग में जो सबसे ज्यादा बड़ा जाति समूह है वो यादवों का है, करीब 14%। 14 जी। तो अब एक नई राजनीति शुरू कर दी गई है जब से राहुल ने यह मांग की है कि पूरे देश में जातिगत जनगणना होना चाहिए और जिसकी जितनी आबादी है उसको उतना हक मिलना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया है कि अब जो है पिछड़ों के खिलाफ अति पिछड़ों का उपयोग करने की एक नई राजनीति बनाई है। इनके पास बड़े नेता ना तो पिछड़ों में हैं न अति पिछड़ों में हैं। कर्पूरी ठाकुर को भी वो जो ढूंढ के लाए हैं, तो कर्पूरी ठाकुर भी कोई बीजेपी के नेता कभी नहीं रहे, समाजवादी नेता रहे हैं, लेकिन उसका उपयोग अब वो लालू यादव के खिलाफ करने की कोशिश करेंगे। तीसरी बात जो ममता बनर्जी ने कहा है, देखिए आपने सुनाया, हम लोग वहीं थे बेंगलोर में, और ममता बनर्जी ने बड़े साफ कहा आवर फेवरेट राहुल। और उसके बाद जो दिल्ली में मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने ये कहा था कि मैं प्रधानमंत्री के लिए खड़गे जी का नाम प्रस्तावित करती हूं, मैं चाहती हूं कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार वो बने। देखिए है क्या कि ये जब तक कि सीटों की शेयरिंग का फाइनल पिक्चर सामने नहीं आ जाएगा ये सब चलता रहेगा। ये एक दूसरे को दबाने की, एक दूसरे से ज्यादा सीट लेने की स्ट्रेटेजी होती है। कांग्रेस को ममता बनर्जी ज्यादा सीटें वहां देना नहीं चाहती, कोई भी देना नहीं चाहता, और जाहिर है कांग्रेस चाहती है कि ज्यादा सीटें मिले। तो इसके लिए ममता बनर्जी ये कह रही हैं। और जहां तक बुलाने का सवाल है तो कांग्रेस ने कहा है कि हमने एक चिट्ठी लिखी थी ममता बनर्जी को, राहुल ने भी लिखी थी और खड़गे जी ने भी लिखी थी। ममता बनर्जी ये कहना है कि मुझसे एक बार ये कहते कि दीदी हम आ रहे हैं, तो वो भी शायद राहुल कह देंगे या खड़गे जी कह देंगे कि हम आ रहे हैं वहां पे, और वहां पे आपके साथ चलना है और आपको हमारे साथ चलना है। तो वो सारी बातें हो जाएंगी। ये दिल्ली में समझौता करीब करीब हो चुका है आपके साथ, पंजाब में या तो समझौता हो जाएगा या फ्रेंडली फाइट होगी, उसमें कहीं कोई बात नहीं है। अरविंद केजरीवाल आए थे, बड़े साफ साफ शब्दों में बता गए हैं कांग्रेस की, उनसे दूसरे चैनलों से भी बात हो रही है। यूपी में वहां पे भी समझौता हो जाएगा। वहां पे भी जो थोड़ा सा विवाद है उस बात पे है कि सीटें कांग्रेस को ज्यादा चाहिए या अच्छी सीटें चाहिए। तो कांग्रेस चाहती है कि उसे अच्छी सीटें मिले, और जाहिर है कि समाजवादी पार्टी चाहती है कि ऐसी सीटें वो कांग्रेस को दे दे, चाहे संख्या में 2-4 ज्यादा हो वो, जहां से वो कभी जीत नहीं पाती है। तो ये सब तो चलता रहेगा, इसमें कुछ नहीं है। बिहार जो सबसे अच्छा माना जाता है वहां पे भी थोड़ी बहुत बातचीत होगी, तमिलनाडु में भी होगी, बातचीत सब जगह होगी। लेकिन अभी तक जो सच्चाई है, जो कांग्रेस के नेता बता रहे हैं, दूसरी पार्टियों के नेता बता रहे हैं, करीब करीब 90-95% सीटों पे करीब करीब बातें कंप्लीट हो चुकी हैं, और अगले महीने तक यानी कि फरवरी में इसके बारे में पिक्चर बिल्कुल एकदम क्लियर होकर सामने आ जाएगी। तो इसको लेके गोदी मीडिया जितनी कोशिश कर ले, सब बड़े सीजन्ड नेता हैं, वो गोदी मीडिया के चक्कर में नहीं आएंगे और बहुत सोच समझ के अपनी बात कहेंगे। हाँ, लेकिन ये बात सही है कि सीटें ज्यादा लेना हर पार्टी चाहती है और वो कोशिश करेगी कि उसे ज्यादा सीटें मिले, बिल्कुल, और ये भी चलता रहेगा। लेकिन इसको लेके कोई ये कहे कि इंडिया गठबंधन टूट जाएगा या इंडिया गठबंधन का शेप नहीं बनेगा, तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा, इंडिया के नाम से चुनाव लड़ेगा। और जो सबसे बड़ी बात है कि अभी जब जा रहे हैं वहां पे राहुल बंगाल में, पश्चिम बंगाल जा रहे हैं, तो वहां पे सब साथ मिलकर चलेंगे। बिहार का प्रोग्राम ऑलरेडी आ चुका है, पूर्णिया में वहां एक बहुत बड़ी रैली होने वाली है जिसमें लालू जी, नीतीश कुमार, सारी दूसरी पार्टियां शामिल होंगी। 2 दिन का रेस्ट रखा गया है, 25 और 26, ये 2 दिन का रेस्ट है। यात्रा में पहली बार ये रेस्ट दिया गया है, जब से यात्रा चली है कोई रेस्ट नहीं हुआ, तो ये रेस्ट का दिन होगा और उसके बाद यात्रा जो है बंगाल में शुरू होगी। तो इसलिए गोदी मीडिया का खुश होना कुछ समय के लिए है, वो खुश हो सकती है, लेकिन
सच्चाई यह है कि सीटों का बहुत बड़ा काम जो करीब करीब पूरा हो चुका है। सारी पार्टियों के नेता एक दूसरे से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, और ये फरवरी में ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। इसको लेके किसी को भी शक नहीं होना चाहिए। और अभी पश्चिम बंगाल में राहुल जाएंगे तो आप वहां देखेंगे कि माहौल बदला हुआ होगा, ममता जी की भी नाराजगी दूर हो जाएगी और सब साथ मिलकर वहां चलेंगे। जी बिल्कुल शकील अख्तर जी, पश्चिम बंगाल से, कोलकाता से हमारे साथी सुमन भट्टाचार्य जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनके पास आता हूं और उनसे बेहतर और कौन बता पाएगा कि आखिर वहां चल क्या रहा है। जो कुछ मीडिया में चल रहा है सुबह से ममता बनर्जी को लेकर, उसमें कितनी सच्चाई है, इससे पर्दा उठाना हमारा काम है। जरा सुमन भट्टाचार्य जी आपसे ही समझना चाहता हूं कि सुबह से चल रहा है कि ममता बनर्जी बिल्कुल बाय बाय कह दी हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? यानी बाय बाय इंडिया गठबंधन को कह चुकी हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? ममता बनर्जी कितनी नाराज हैं राहुल गांधी से? क्योंकि आवर फेवरेट राहुल गांधी अभी 1-2 महीने पहले वही कह रही थी, उसके बाद अब क्या इतनी नाराज हो गई कि वो टाटा बाय बाय कहने की नौबत आ गई, या कुछ और है, या ये सब कुछ बनाया हुआ जो बनाई हुई खबरें हैं जो दिखाई जा रही हैं? इसलिए यहां हमारे तमाम दर्शक साथी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके बीच इन खबरों से पर्दा उठाना भी जरूरी है। क्या कुछ है सुमन जी? देखिए राजीव जी, मैं थोड़ा सा जल्दी में बोलूंगा। देखिए पहला बात यह है, ममता जी ने ये कभी नहीं बोला कि मैं इंडिया गठबंधन छोड़ रहा हूं। वो ये बोला है कांग्रेस के साथ कोई तालमेल नहीं होगा। अगर मैं मानता हूं, और जो ग्राउंड रियलिटी है, ममता जी के साथ कांग्रेस का बंगाल में तालमेल होना मुश्किल है, क्योंकि कांग्रेस का जितना डिमांड है और ममता जी जितना सीट लड़ना चाहते हैं, वो दोनों में मिल होना मुश्किल है। अगर तालमेल नहीं होता है बंगाल में कांग्रेस के साथ तृणमूल का, तो वो अच्छा है, क्योंकि फिर कांग्रेस के साथ लेफ्ट का तालमेल होगा। ऐसा तो नहीं है जी इंडिया का गठबंधन का जितने सारे पार्टी है वो सारे स्टेट में एक साथ लड़ेगा। क्या कांग्रेस और लेफ्ट केरला जाके एक साथ लड़ेगा? नहीं लड़ेगा, लेकिन बंगाल में वो एक साथ लड़ेगा। तो ऐसा हो सकता है, ज्यादातर वही इंडिकेशन है कि ममता जी अकेले लड़ेंगे और कांग्रेस और लेफ्ट एक साथ बंगाल में लड़ेंगे। उससे कोई बुराई नहीं है। उससे अगर देखेंगे कि नेशनली बीजेपी और गोदी मीडिया जो परसेप्शन तैयार करना चाहते हैं कि इसमें इंडिया गठबंधन में टूट आ गया, ऐसा कुछ है नहीं। क्योंकि दिल्ली में जैसे आप और कांग्रेस पे तालमेल है, लेकिन पंजाब में नहीं है। तो हमें यह समझना चाहिए कि इससे किसको फायदा होगा। अगर ग्राउंड रियलिटी में आप देखिएगा, मैं ये बोल के मेरा बहुत छोटा जो नोट है बोलना चाहता हूं। अगर ग्राउंड रियलिटी में यह है, अगर ममता जी के साथ कांग्रेस का गठबंधन नहीं होता है, तो बंगाल में इंडिया ब्लॉक के लिए अच्छा है, क्योंकि फिर जो एंटी ममता वोट है, जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट है, जो भी लगभग 55% के आसपास है, जो पिछले बार सारा बीजेपी के पास चला गया था और बीजेपी को 18 सीट मिला था, वो बट जाएगा। एक तरफ लेफ्ट और कांग्रेस, कम से जो हमारे यहाँ पे अभी पंचायत की इलेक्शन हुआ था, उनमें लेफ्ट और कांग्रेस को लगभग 25 के आसपास के परसेंटेज की वोट मिला था, और भाजपा को भी 25%। तो अगर लेफ्ट और कांग्रेस 25% की वोट ले जाता है, तो भाजपा को पिछले बार जितना फायदा हुआ था बंगाल से वो नहीं होगा। ये भाजपा के लिए दूसरी चिंता की बात है, लेकिन भाजपा ये प्ले अप करना चाहता है कि बंगाल में इंडिया जोट टूट गया। इंडिया जोट बंगाल में कभी एक साथ लड़ने का बात ही नहीं था, क्योंकि लेफ्ट तो कभी ममता के साथ जा नहीं सकती है। तो लेफ्ट तो अकेला लड़ने के लिए पहले से ही तैयार था, शायद कांग्रेस उसके साथ जाए, और वो भी अच्छा है। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि लेफ्ट और कांग्रेस अगर एक साथ रहेगा तो उनके पास जितना परसेंटेज ऑफ वोट शेयर आ सकता है, वो मिला के वो जो एंटी ममता वोट है उसको कटेगा, और वही इंडी ब्लॉक के लिए और ममता के लिए भी बहुत जरूरी है। तो शायद हो सकता है सोच बोझ के दोनों पक्ष ये डिसीजन ले सकता है कि ममता जी अपने सीट को अकेले लड़ेंगे और कांग्रेस और लेफ्ट अलग से लड़ेंगे। तब ये देखा जाएगा, जो क्योंकि लास्ट इलेक्शन में क्या अगर कोई वोट परसेंटेज को देखेंगे तो देखेंगे कि 2016 तक जो वोट परसेंटेज लेफ्ट के पास था वही लगभग बीजेपी के पास ट्रांसफर हो गया था। इसीलिए बीजेपी को अचानक से 22% की वोट की बढ़ोतरी मिली थी, जो इस बार अगर लेफ्ट कांग्रेस के साथ एक साथ लड़ेगा वो नहीं होना चाहिए। और कांग्रेस का जो खुद का वोट बैंक है, जो माइनॉरिटी जो 2 डिस्ट्रिक्ट है, मुर्शिदाबाद और मालदा, जहां से कांग्रेस का 2 MP आता है, उसमें कांग्रेस के पास ऐसे भी वोट बैंक है। और तेलंगाना और कर्नाटक में जीतने के बाद माइनॉरिटी का एक कांग्रेस के साथ
लगाव थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है। तो अगर कांग्रेस और लेफ्ट एक साथ लड़ेगा तो बीजेपी को ज्यादा नुकसान होगा। अगेन आई कम बैक टू द सेम ओल्ड पॉइंट, बिकॉज हियर द बीजेपी ओनली थ्राइव्स। बीजेपी का जो बढ़ोतरी है वो एंटी ममता वोट बैंक के ऊपर है। अगर वो दोनों में बढ़ जाएगा तो भारी उतना उतना फायदा नहीं है। लेकिन नेशनली गोदी मीडिया जो दिखाना चाहता है, और वो बीजेपी का स्ट्रैटेजी भी है कि इंडिया ब्लॉक टूट गया है। अच्छा, ये नहीं बोल रहा है कि कांग्रेस के साथ अगर ममता की तालमेल नहीं हो रहा है तो किसके साथ हो रहा है? लेफ्ट के साथ हो रहा है। लेकिन अगर आप केरला में शिफ्ट करेंगे तो केरला में तो कांग्रेस और लेफ्ट आमने सामने है। तो क्या क्या केरला में जाके इंडिया ब्लॉक टूट गया है? नहीं, हर स्टेट में ऐसा कुछ रियलिटीज रहेगा जो होता रहेगा। और मैं वही बोलना चाहता हूं, देखिए लुक ममता बनर्जी इज मास्टर ऑफ मेकिंग हेडलाइंस। जो बाइट सारा नेशनल चैनल में चल रहा है वो दोपहर का बाइट है। आज मैंने अब 10 मिनट पहले 15 मिनट पहले ममता जी ने बोला है उसके कॉन्वॉय में अटैक हो गया है। वो लगभग मारने वाले थे, वो बाल बच गए और वो घर चले गए। तो शी इज ऑलवेज शी वांट्स टू मेक हेडलाइंस व्हिच विल कैच द अटेंशन ऑफ द वोटर्स। सो वी शुड नॉट रीड टू मच। जे ममता जी इंडिया ब्लॉक से छोड़ गए, ममता जी 2 बात बोला है। अगेन आई कम बैक टू द पॉइंट, हम लोग बीजेपी के खिलाफ है, हम लोग सेकुलर पार्टी। तो she cannot go with BJP, or she cannot go even against any thought of secularism. So she is very clear on that. मैं ये बोल के थोड़ा सा निकल जाना चाहूंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुमन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका। और सीधा प्रशांत टंडन जी आपके पास आना चाहता हूं। प्रशांत जी, कैसे आप देखते हैं? प्रशांत जी, जो बातें यहां रख रहे थे सुमन भट्टाचार्य, बहुत इंपॉर्टेंट बात देखिए, अगर इंडिया ब्लॉक की बात हो रही हो, यहां राहुल गांधी ने कल क्लियर कट अपनी बातें रखी थी। 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट आती हैं। पहला, आवर फेवरेट राहुल गांधी, ये ममता बनर्जी के कहे हुए शब्द हैं। दूसरा, कल राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमने सबको, अपने इंडिया अलायंस के तमाम पार्टनर्स को बुलाए हैं और सब आएंगे तो अच्छा लगेगा। ममता बनर्जी के साथ मेरे पर्सनल अच्छे संबंध हैं और हम उनकी इज्जत करते हैं, वो आएंगी तो अच्छा लगेगा। ये तमाम बातें अभी हम सुना चुके हैं, जो कह रहे हैं आप सुन चुके हैं सब लोग। तीसरी बात इंपॉर्टेंट जो यहां हो रही है कि अगर ममता बनर्जी यानी तृणमूल कांग्रेस पार्टी और सीपीआईएम, सीपीएम, ये तमाम मतलब वाम दल एक साथ लड़ेंगे पश्चिम बंगाल में, तो एंटी ममता वोट जो है वो सीधा का सीधा डाइवर्ट हो जाएगा बीजेपी की तरफ, जो पिछले चुनाव में हुआ था, 2019 के चुनाव में। इसलिए यहां कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजिकली भी शायद किया जा रहा हो, यह भी माना जाए। जरा इस बात को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए कि कैसे यहां सुमन भट्टाचार्य जो बात कह रहे हैं और ममता बनर्जी की बात जो हो रही है, उसको क्यों यहां इतनी गंभीरता के साथ उसको रखा जाए कि ममता बनर्जी ने तोड़फोड़ कर दिया, उधर नीतीश कुमार तोड़फोड़ कर रहे हैं, या वो एक मसाला है जिससे एक मीडिया का धड़ा जो है वो शाम का अपना प्राइम टाइम और अपने जो डिबेट्स हैं वो चलाने के लिए उसके काम आता है? कैसे देखा जाए? देखिए राजीव जी, नीतीश कुमार के बारे में तो सूत्रों के मुताबिक खबरें अंदर से आती हैं और जो सुबह आती है और शाम तक गलत साबित हो जाती है। लेकिन ममता बनर्जी ने जो बोला है वो तो ऑन रिकॉर्ड है जो उन्होंने बोला है। और उसमें दूसरी चीज ऑन रिकॉर्ड जो है वो ये कि 12 जनवरी को खड़गे जी ने और राहुल गांधी दोनों ने चिट्ठियां लिखी उनको। इंडिया गठबंधन के नेताओं की जूम मीटिंग हुई थी, ऑनलाइन मीटिंग हुई थी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए। उस ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दलों को इनवाइट किया गया इस यात्रा में। ये चीजें ऑन रिकॉर्ड है। और ममता बनर्जी मेरे ख्याल से अधीर रंजन चौधरी के किसी बयान को लेकर रिएक्ट अगर कर रही हैं, मेरा मानना है कि स्ट्रेटजी अंदर खाने जो भी हो, नूरा कुश्ती हो, जो भी किसको नाम दिया जाए, लेकिन इससे संदेश खराब जाता है। इससे संदेश नेशनली खराब जाता है। बंगाल में हो सकता है कि वो समीकरण काम कर जाए जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, जिसको मैं बात करूंगा, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे संदेश गलत जाता है कि इंडिया गठबंधन में अलग अलग आवाजें सुनाई दे रही हैं। और ये
जो फ्रिंज वोटर है दूसरे राज्यों का उसको प्रभावित करता है। दूसरा कि ममता बनर्जी इतनी सीजन नेता है, मुझे उम्मीद है कि वो थोड़ा सा परिपक्व तरीके से पेश आएंगी इसमें, क्योंकि जैसे आप देखिए अखिलेश यादव है, अखिलेश यादव ने बड़ी मेच्योरिटी दिखाई है, जी। वो ऐसा कोई बयान नहीं दे रहे। अरविंद केजरीवाल जो बदनाम थे इस तरीके के बयान देने के लिए, उन्होंने भी परिपक्वता दिखाई है। ममता बनर्जी इस तरीके की पोस्टरिंग सीटों के लिए कर सकती हैं, कर रही होंगी, और जैसा अभी सुमन जी कह रहे थे, ये तय है कि वामपंथी दलों का और कांग्रेस का वहाँ गठबंधन होगा। और जो बात आप कह रहे हैं कि एंटी ममता वोट बीजेपी की जगह हो सकता है कि लेफ्ट और कांग्रेस को चला जाए, मेरा अंदाज ये राजीव जी कि अगर ये ममता बनर्जी उसमें नहीं आती हैं तालमेल में सीटों के, और कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन बंगाल में होता है, तो केवल एंटी ममता वोट नहीं आएगा, उसमें और वोट भी जुड़ेगा। हम अभी उपचुनाव में सागर डीजी का देख चुके हैं नतीजा, जो ट्रेडिशनल तृणमूल कांग्रेस की जब से वामपंथी पार्टियां वहां से सरकार गई है, उसके बाद से वो सीट सागर डीगी की तृणमूल कांग्रेस के पास थी और उसको कांग्रेस और लेफ्ट में वापस लिया है। हमने हल्दिया पोर्ट के भी चुनाव देखे, सारी की सारी सीटें वामपंथी दलों और कांग्रेस को चली गई। जी। एक संकेत बंगाल से आ रहा है। और दूसरा संकेत ये है राजीव जी कि हमने कर्नाटक और तेलंगाना दोनों चुनाव में देखा कि वोटर ने बी टीम को पनिश किया। जनता दल एस के लिए 15 मुस्लिम कैंडिडेट खड़े किए थे, 15 की जमानत जब्त हो गई। बिल्कुल। तो लोग साजिश समझ गए कि ये मुस्लिम कैंडिडेट क्यों ला रहे हैं, कि मुस्लिम वोट को बांटने के लिए वहां पे एक बड़े ओवैसी का कदम अवतार में थे जेडीएस, और उसको जनता ने पकड़ लिया और उनके सारे कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई और कांग्रेस के मुस्लिम अधिकांश जो कैंडिडेट थे वो जीत गए। यही हमने देखा तेलंगाना के इलेक्शन में। इलेक्शन में लोगों ने अगर बीआरएस को सत्ता से हटाया तो तमाम वजहों के साथ एक बड़ी वजह यह भी थी कि उनको बी टीम की तरह राहुल गांधी ने इस्टेब्लिश कर दिया था कि ये बीजेपी की बी टीम है, और उनका जो ट्रेडिशनल वोट था और खासकर अल्पसंख्यक वोट या मुस्लिम वोट वो वहां से निकल गया। बंगाल में तो ये वोट और ज्यादा प्रभावशाली है, 30% से भी ज्यादा है। जी। तो अगर ये ट्रेंड वहां भी जाते हैं और देखिए जनता बहुत समाज बिल्कुल बुरी तरीके से पोलराइज है। एक पोलराइजेशन हम देख रहे हैं अयोध्या के इर्द गिर्द हो रहा है, दूसरा एक पोलराइजेशन और है कि जो भी बीजेपी को हराने में रोड़ा अटकाएगा जनता उसको पनिश भी करती है। ये हम देख रहे कर्नाटक में, ये हम देख रहे तेलंगाना में, और ये ममता बनर्जी को इसको बात को ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आप इंडिया गठबंधन से अलग जाएंगे, यानी परोक्ष रूप से आप बीजेपी की मदद करते हुए दिखाई देंगे, तो हो सकता है बंगाल में जनता वही करे जो कर्नाटक और तेलंगाना में किया है। जी। लेकिन यहाँ पे ममता बनर्जी कतई ये नहीं कह रही हैं कि हम या हमारी पार्टी जो है वो इंडिया गठबंधन से अलग जा रही है। उनका कहना है कि बंगाल में हम अलग लड़ेंगे। अब बंगाल में अगर वो अलग लड़ते हैं तो बकौल सुमन भट्टाचार्य या हम लोग जितने विश्लेषकों से वहाँ के लोगों से बात कर रहे हैं तो साफ समझ में आ रहा है, और जैसा आप भी विश्लेषण कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं
इंडिया गठबंधन को वहां फायदा होगा, ममता बनर्जी को कितना फायदा होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कांग्रेस और सीपीएम का जो वहां गठबंधन होगा, कांग्रेस और वाम दलों का, उस गठबंधन को भी बहुत फायदा हो सकता है। 2 सीटों पर जो पिछली दफा कांग्रेस रह गई थी, इस बार सीटें बढ़ती हुई दिखेंगी, तो शायद इंडिया गठबंधन के लिए फायदे का सौदा होगा। सुनील शुक्ला जी, आपके पास सीधे आना चाहता हूं, आपसे जरा समझूं, इंडिया गठबंधन की हम बात तो कर रहे हैं, लेकिन बात जरा असम से इसकी शुरुआत करना चाहता हूं। आखिर राहुल गांधी लगातार पिछले 4 दिनों से 5 दिनों से, जब से असम में हैं, कल आखिरी दिन है, मतलब 7 दिन हो गए, असम से अरुणाचल, असम से मेघालय, फिर असम, तो आज 7वां दिन खत्म हो गया, कल 8वां दिन है राहुल गांधी का असम में। उस लिहाज से देखा जाए तो जो भी मैसेज थ्रू हिमंता बिस्वा शर्मा राहुल गांधी देना चाहते हैं, उस मैसेज के क्या मायने हैं, क्या कुछ देखा जाए। और लगातार जिस प्रकार इतने ज्यादा किसी के ऊपर राहुल गांधी, किसी सीएम के ऊपर राहुल गांधी हमलावर नहीं रहे जितना हमलावर राहुल गांधी यहां रहे हैं। और वैसे ही किसी सीएम को आज तक हमने नहीं देखा कि किसी के ऊपर एफआईआर करना हो, एफआईआर का आदेश देना हो, या कुछ बिल्कुल निचले स्तर के, ओछे स्तर की टिप्पणी ट्विटर के जरिए, एक्स के जरिए वहां के सीएम कर रहे हैं। कैसे इसको देखा जाए? धन्यवाद राजीव जी। नहीं, राहुल गांधी पहली बार किसी मुख्यमंत्री के ऊपर इस तरह तीखे हमले कर रहे हैं ऐसा नहीं है। आप केसीआर साहब को भूल रहे हैं, जब पहली उनकी भारत जोड़ो यात्रा थी, ऐसे ही तीखे हमले, बड़े सीधे हमले किए थे उन्होंने, और उसका राजनीतिक लाभ भी मिला कांग्रेस को। एक राजनीतिक एजेंडा सेट कर दिया था राहुल गांधी ने उस समय ही अपनी उस यात्रा के दौरान, और उतने ही गंभीर हमले उन्होंने कर्नाटक सरकार के खिलाफ किए थे, और एकदम जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ या बिहार सरकार के खिलाफ एक अलग तरह का माहौल बनाया था। वही स्टैंड उन्होंने आज हेमंत बिस्वा शर्मा साहब के खिलाफ उन्होंने असम में लिया है, और एकदम अपनी बात बड़ी साफ गोई के साथ और लोगों के बीच में रखा। कोई उसमें लाग लपेट नहीं है, उन्होंने कोई बात प्रतीक तरीके से नहीं कही, कोई छायावाद का कोई रास्ता नहीं इख्तियार किया, सीधे सीधे बात की, और तमाम उदाहरण उन्होंने दिए मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार को लेकर के। तो एक अपने जो पॉलिटिकल लाइन है वो एकदम खींच दिया राहुल गांधी ने असम में और उत्तर पूर्व के इलाके में, कि कांग्रेस किस मुद्दे के साथ, किन विषयों के साथ लोगों के बीच में है और आगे हो जाएगी। बीजेपी ने या हेमंत बिस्वा शर्मा साहब ने जो जिस उनके खिलाफ जो माहौल तैयार किया या जो बातें कही, वह उनके लिए उचित नहीं था। अगर आप अपने विरोधी के साथ इस तरह का व्यवहार करेंगे तो लोग आपके साथ खड़े नहीं होंगे, आपको जन समर्थन नहीं मिलेगा। आपके साथ, आपका समर्थक आपके साथ भले खड़ा रहे, लेकिन जिसको कहते हैं आम आदमी, वो आपके साथ नहीं खड़ा होगा। क्योंकि हर व्यक्ति ये चाहता है कि लोकतंत्र में असहमति को स्थान मिले, विपक्ष को स्थान मिले, विपक्ष की बात को कहने का मौका दिया जाना चाहिए। राहुल गांधी ने अपने तेवर साफ कर दिए, और साफ साफ उन्होंने बताया कि जो जिस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदाता किसी ऐसे नेता की तलाश में है जो कम से कम साफ साफ बीजेपी से लड़ाई लड़ता हुआ दिखाई पड़े, वह अपनी जो पहचान है राहुल गांधी ने बनाए रखी। यह उनकी राजनीति की उपलब्धि है। वह ऐसे किसी नेता को बीजेपी के खिलाफ स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। आम व्यक्ति जो बीजेपी के शिकार की आलोचना तो करता है लेकिन लड़ता हुआ नहीं दिखता, वो किसी ऐसे राजनीतिक दल, ऐसे राजनीतिक संगठन, ऐसे राजनीतिक नेता को आम आदमी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। और इसीलिए आप देखिए हाल के दिनों में, पिछले कई महीनों में, पिछले साल में जो चुनाव हुए हैं, और ऐसे राजनीतिक दल जो बीजेपी के पास भी नहीं है और बीजेपी से दूर भी नहीं है, उन ऐसे राजनीतिक दलों को जनता ने स्वीकार नहीं किया। विभिन्न राज्यों में यह तस्वीर साफ हुई। तो राहुल गांधी ने जो माहौल बनाया है, मेरा अपना यह मानना है कि वह उनके छवि के अनुकूल और लोगों के इच्छा के अनुकूल है। दूसरी चीज कि ममता बनर्जी की अगर हम लोग बात करें तो ममता बनर्जी ने यह कहा है कि तृणमूल कांग्रेस इंडिया दल समूह में रहेगा। उन्होंने इंडिया दल समूह से अलग होने की बात नहीं कही है। उन्होंने पश्चिम बंगाल में अकेले लड़ने की चुनाव की बात कही। मैं शुरू से कहता रहा हूं कि इंडिया दल समूह का कोई भी समझौता पंजाब में और पश्चिम बंगाल में वह बीजेपी को लाभ पहुंचाएगा। आपको टीएमसी 3 साल से वहां सत्ता में, 3 बार से सत्ता में है, उसके खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी है। अगर टीएमसी से नाराज होने वाले मतदाताओं को कोई विकल्प नहीं मिलेगा तो हम मजबूरन बीजेपी को वोट देंगे।
और वह बीजेपी का फायदा हो जाएगा। वहां पे त्रिकोणीय मुकाबला होना ही चाहिए, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी फायदे में रहेगी, जो कि कहीं से भी उचित नहीं है। यह एक मेरा अपना मानना है कि यह एक रणनीतिक और सूझबूझ का निर्णय है ममता बनर्जी का, और इंडिया दल समूह के सदस्यों की इसमें सहमति होगी। लेकिन इसी ममता बनर्जी ने कहा है कि अन्य राज्यों में टीएमसी केवल पश्चिम बंगाल में चुनाव नहीं लड़ती, वो त्रिपुरा में चुनाव लड़ती है, वो उत्तर पूर्व के राज्यों में चुनाव लड़ती है, वो असम में चुनाव लड़ती है। वहां के लिए उन्होंने समझौते से इनकार नहीं किया। यह ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह से उन्होंने इंडिया दल समूह के, उन्होंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी के को हराना आपका उद्देश्य है तो ये उद्देश्य तो इंडिया दल समूह का है, इससे अलग तो है नहीं आप। इसलिए यह बात, उनकी बात को एक एक शब्द को सुनने की आवश्यकता है, आप उसको कैटेगरिकली, हाँ यह जरूर है कि यह संदेश लोगों के बीच में पहुंचाने की आवश्यकता होगी कि यह भारत, अगर यह टीएमसी और अगर तृणमूल कांग्रेस के साथ कोई समझौता नहीं हो रहा है तो उसके राजनीतिक मायने क्या है। और मेरा अपना ये मानना है कि इस राजनीतिक सूझबूझ से पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। इसमें कांग्रेस को या बसपा वामपंथी और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ेंगे, और कई इलाकों में, अब मैं भी आपसे विश्वास पूर्वक कर सकता हूं कि कई इलाकों में फ्रेंडली लड़ाई होगी। मतलब इस तरह की लड़ाई नहीं होगी कि ममता बनर्जी के खिलाफ शुभेंदु अधिकारी चुनाव लड़ेंगे। जो कैंडिडेट्स भी उतारे जाएंगे वो अभी बड़े सोच समझ के उतारे जाएंगे कि किस राजनीतिक दल की क्या स्थिति है। कैंडिडेटों के चयन में भी इस तरह का रणनीतिक सूझबूझ दोनों दल दिखाई देंगे। वही स्थिति है पंजाब में भी आप कर लीजिए। पंजाब में अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में बहुत एक फ्रेंडली कंटेस्ट होता है तो वह इंडिया दल समूह के लिए फायदा है, क्योंकि वहां भी एंटी इनकम्बेंसी है आम आदमी पार्टी के खिलाफ, और कांग्रेस का मत प्रतिशत आम आदमी से बेहतर है। अगर आप वहां पे जगह देंगे तो अकाली दल को फायदा होगा, और अकाली दल को अगर फायदा होगा तो वह पराक्रांतर से बीजेपी को फायदा होगा। तो वहां भी एक स्ट्रेटेजिक चुनावी तालमेल होना चाहिए जो दिखाई पड़े कि अगर आम आदमी पार्टी से असहमत मतदाता कहीं अकाली दल या बीजेपी के साथ न जाए, उसके पास एक विकल्प बना रहे कि वह ऐसे दल के पास जाए जिससे कि बीजेपी को या अकाली दल को नुकसान हो। मेरा अपना मानना यह है कि जब पश्चिम बंगाल में यात्रा आएगी तो ऐसा नहीं है कि जो कोई तृणमूल कांग्रेस की ओर से विरोध होगा या उनके लोग उसमें शामिल नहीं होंगे। हो सकता है कि ममता बनर्जी न जाए, लेकिन मैंने तृणमूल कांग्रेस की सहभागिता नहीं होगी, ऐसा मुझे विश्वास करने में असुविधा है। और यही जो भी गैर भाजपा राज्य है, खासतौर से उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र की भी अगर आप बात करें तो वहां जो इंडिया दल समूह के सदस्य हैं वो रहेंगे उनके साथ। क्योंकि अगर आप बीजेपी को हराना चाहते हैं, अगर आप कहते हैं कि बीजेपी को हराना हमारा उद्देश्य है, तो फिर आपको उस दल या उस दल के समूह के साथ जाना पड़ेगा। एक समझदारी आपको डेवलप करनी पड़ेगी जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मैदान में है, अन्यथा मतदाता आपको बाहर कर देगा। और मेरा अपना मानना यह है कि इस पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को केवल भाजपा विरोधी नहीं, टीएमसी विरोधी मतदाता मिलेंगे। और यह संकेत अगर आप मुर्शिदाबाद के उपचुनाव को अगर आप ध्यान में रखें, जहां भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी दोनों को नकार करके मतदाताओं ने कांग्रेस को जिताया और भारी बहुमत से जिताया। यह सामान्य निर्वाचन नहीं था पिछला उपचुनाव, जो इसलिए मैं कह सकता हूं कि जब से पश्चिम बंगाल में टीएमसी सत्ता में है, कोई भी विधानसभा का उपचुनाव नहीं हारी है, कोई भी। ये पहला चुनाव था जो हारी पिछले साल, और लोगों ने कांग्रेस को जिता दिया। कांग्रेस को आम चुनाव में एक सीट नहीं मिली, लेकिन वहां जिताया। मेरा अपना मानना है कि गैर बीजेपी और गैर टीएमसी दोनों मत मिलेंगे कांग्रेस को, और कांग्रेस का जो 2019 का परफॉर्मेंस था उससे बेहतर होगा। कई जिले ऐसे हैं, कम से कम आधा दर्जन जैसे जिले हैं जहां पे भी टीएमसी से बेहतर स्थिति में है कांग्रेस। और जो मतदाता टीएमसी के साथ भी रहे हैं वह आपको कांग्रेस की तरफ जाते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो यह जो ममता बनर्जी का स्टैंड है वह बहुत ही स्ट्रेटेजिक है, और मेरे जैसे व्यक्ति की शुरू से मेरी समझ रही है, जितना मैं पश्चिम बंगाल में घूमा हूं, जाना हूं, या आज वहां की राजनीति को समझ रखता हूं, उसमें एक के खिलाफ एक का उम्मीदवार, एक बीजेपी के उम्मीदवार के खिलाफ एक उम्मीदवार जो है इंडिया दल समूह का, वह बहुत ही तर्कसंगत निर्णय नहीं होगा जो ममता बनर्जी कर रही है। हाँ, यह जो नैरेटिव बनाने का प्रयास करेगा इंडिया दल समूह, इसके बारे में सोचना होगा। इंडिया दल एनडीए, भारतीय जनता पार्टी
कि जो ये माहौल बनाने का प्रयास किया जाएगा कि इंडिया में टूट हो गई, इस परसेप्शन को अन्य राज्यों में बनने से रोकने की जिम्मेदारी इंडिया दल समूह के दलों के बीच में होगी। और मेरा अपना मानना यह है कि मैं अंतिम बातें पूरी कर दूं कि राहुल गांधी ने जो ये कहा कि जिसको आना है वो आवे, सबका स्वागत है, यह नहीं होना चाहिए। हम सबको आमंत्रित करेंगे, अपने साथ जोड़ करके ले आएंगे, सबको परसुएट करेंगे और एक आक्रामक परसुएशन कि नहीं हम एक साथ खड़े हैं और एक साथ चलेंगे, इसकी आवश्यकता है। एकता की विश्वसनीयता कायम रखना लोगों के लिए लोगों के बीच में यह बहुत आवश्यक है, अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। जी, ये बहुत लास्ट जो आप कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं, और कमोबेश यही बात जब थोड़ी देर पहले चर्चा में कर रहा था शकील अख्तर जी से, तो वो भी यही बात कह रहे थे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी के जो टीम के लोग हैं, खुद राहुल गांधी को ये बात समझनी होगी, और ये कि उन इंडिया गठबंधन के जितने भी दल हैं उनको पूरी ईमानदारी के साथ और पूरे सम्मान के साथ उनको इस यात्रा से जोड़ना चाहिए, और उसके लिए जो भी करना हो करे। जाके पैर पकड़ने वाली बात नहीं, लेकिन हाँ एक सम्मानजनक स्थिति पैदा करनी चाहिए, ताकि कोई ये ना कहे कि मुझे तो बुलाया ही नहीं गया, और फिर यहां जवाब देना पड़े कि नहीं जी हमने तो चिट्ठी लिखी थी 12 तारीख को, वो चिट्ठी मिली होगी, 14 तारीख से आपकी यात्रा शुरू हो रही है, 12 तारीख को आपने चिट्ठी लिखी, अच्छी बात है, आप 14 को भी लिखते, लेकिन आपने कैसा आमंत्रण दिया है, किस ढंग से दिया है, ये सारी बातें मीडिया के जरिए नहीं आनी चाहिए बाहर। जरा आना चाहता हूं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी आपके पास, आपसे भी समझना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन को लेकर चर्चा खूब होती है, और हम नहीं चाहते हैं कि जो एक दूसरे मीडिया में जिस बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की कोशिश होती है, उससे इतर इंडिया गठबंधन इतना तो तय है कि ये जो 28 दल हैं, ये 28 दल चुनाव तक साथ हैं, इसमें कुछ भी इधर उधर नहीं होने जा रहा है। उसमें 2-4 दल और जुड़ जाएं भले, लेकिन इसमें से एक भी दल बाहर नहीं होने वाला है, ये साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बाहर होना होता तो अब तक बाहर हो गए रहते। बहुत मुसीबतों के साथ ये लोग जुड़े हुए हैं। आप देख लीजिए अरविंद केजरीवाल को, ईडी के छापे, सब कुछ, उसके बाद हेमंत सोरेन को देख लीजिए, आप देख लीजिए ममता बनर्जी को भी, ये तीनों, उधर लालू प्रसाद यादव को देख लीजिए, नीतीश कुमार के ऊपर लगातार तलवारें लटकी हुई हैं उसके बाद भी, तो ये तमाम लोग साथ में हैं, इंटैक्ट हैं। और वैसे में राहुल गांधी की यात्रा, राहुल गांधी उस एरिया से गुजर रहे हैं जिस एरिया में इनके गठबंधन के दलों के का एक प्रभाव है, चाहे वो आप देख लीजिए वेस्ट बंगाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, ये तमाम राज्य ऐसे हैं, बहुत महत्वपूर्ण राज्य। उस लिहाज से कैसे आप देखते हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, और उसमें इंडिया गठबंधन की मजबूती पर लगातार हो रहे चर्चे? देखिए, उनकी मजबूती के ऊपर जब प्रश्न उठाया जा रहा है तो पश्चिम बंगाल से ही हमको बात इससे शुरू करनी पड़ेगी कि ताजा एपिसोड तो उन्हीं को लेकर है। देखिए, एक समय था जब ममता बनर्जी जो है वो बेहद विम्जिकल किस्म के, सनकी किस्म की नेता मानी जाती थी, लेकिन पिछले कुछ समय से अब वो इस स्थिति पे पहुंच गई है और वो सबसे बड़ा खतरा सामने देख रही है। वो इतनी मेच्योर तो निश्चित रूप से है कि अगर तीसरी बार मोदी आ जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी आ जाती है तो उनके समेत, बहुत सारे लोगों के समेत, उनका भी क्या हाल होगा, इस चीज को रियलाइज कर चुकी होंगे, हम सब जानते हैं इस बात को। इसलिए मुझे नहीं लगता कि अब वो उस स्थिति में है कि अधीर रंजन चौधरी ने कुछ बोल दिया तो उससे तुरंत कर अलग हो जाए, या किसी ने बोल दिया कि ममता बनर्जी जो है अलग से चुनाव लड़ने जा रही है, गठबंधन तो टूट गया, इससे वाकई कोई निर्णय ले लेंगे। असली बात यह है कि इस समय जितने भी जुड़े हुए हैं, इंडिया के साथ जितने भी गठबंधन जुड़े हुए हैं, उनके सामने दोहरे टास्क है। एक तो है पूरे के पूरे इंडिया को जिताना, साथ ही साथ अपना दबदबा और अपना अस्तित्व भी बचा कर रखना है, ये भी उतना ही उनके लिए, सबके लिए आवश्यक है। कांग्रेस की राजनीति तो राष्ट्रीय है, लेकिन बहुत सारे इसमें हैं जो एक ही राज्य में राजनीति कर रहे हैं, अधिक से अधिक ममता बनर्जी जैसे है 2 या 3-4 राज्यों में है, या आम आदमी पार्टी 3-4 राज्यों में राजनीति कर रही है। तो कुल जमा ऐसे बहुत छोटे से किसी पॉइंट पर वो अलग हो जाएंगी, ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं, जब तक कि कोई वाकई बहुत ऐसा बड़ा इश्यू ना हो जाए कि पूरे के पूरे उनके अपने अस्तित्व पर या पार्टी पर ही कोई बड़ा संकट ना जाए, तब तक वो अलग होने से रही। पहली बात तो लोगों को निश्चित हो जाना चाहिए कि ममता बनर्जी अलग जाएंगी तो अपना नुकसान ज्यादा करेंगी, इंडिया गठबंधन का नुकसान वो कम करेंगी। इंडिया गठबंधन
वो तो शायद अफोर्ड कर लेगा उस गठबंधन को, तो उस नुकसान को सहन करना, लेकिन शायद ममता बनर्जी जो है वो बड़ा नुकसान सहन नहीं कर सकती। उसके अलावा ममता बनर्जी को एक और बात पता है कि 4 राज्यों पर बहुत सारा गठबंधन का और अगली सरकार का दारोमदार टिका है, उनमें से एक पश्चिम बंगाल भी है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सेंसिबल बिहेव करेंगी और जिस समय नेगोशिएशन होगा, बैठेंगी, तो शायद बात इसमें बन सकती है। बाकी इसके जो दूसरे समीकरण है वो तो बताए ही जा चुके हैं, किस तरीके से जो वैकल्पिक वोट है वो भी इसमें जाएगा। दूसरी बात देखिए, गठबंधन की राजनीति में आपको फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी रहता है। आपका उद्देश्य अधिक से अधिक सीटें लाना है। अगर आप मिलकर लड़ते हैं और आपकी सीटें कम होती हैं तो बेहतर है कि आप एक फ्रेंडली फाइट करें और ज्यादा सीटें ले आए। इस चीज को शायद कांग्रेस भी समझेगी और ये तृणमूल कांग्रेस भी समझेगी, ममता बनर्जी भी समझेंगे। आप याद कीजिए पिछला विधानसभा का चुनाव, जब कांग्रेस ने देखा कि वो पर्याप्त फाइट बीजेपी को नहीं दे पा रही है और फायदा जो है बीजेपी को होने जा रहा है, तो आखिरी 7, 8, 10 दिनों में चुनाव के, आपको याद होगा कि बहुत ही लो प्रोफाइल चुनाव लड़ा था कांग्रेस ने और उन्होंने बहुत बड़े संख्या में जो वोट जो है वो शिफ्ट हो गया था टीएमसी को। और जो बीजेपी जो हारी है वहां पे, उसका एक बड़ा फैक्टर ये भी है कि वहां पर कांग्रेस वैसी मजबूती से नहीं लड़ी। आपको अगले जो 3-4 महीने हैं वो इतने क्रूशियल है, इतने आपको सेंसिबली बिहेव भी करना पड़ेगा, सेंसिबली जो है आपको चुनाव भी लड़ना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी को भी ये बात समझ में आएगी। और अभी तो देखिए उनसे, देखिए ये इतने सारे 28 गठबंधन, जो 28 जो दल हैं, एक मिनट में जोड़ना चाहता हूं यहाँ। वो बात तो हम लोग खारिज कर चुके हैं, ममता बनर्जी भी खारिज कर चुकी हैं। वो ये नहीं कह रही है कि इंडिया गठबंधन से बाहर हैं। यहाँ बात जो हो रही है वो वेस्ट बंगाल में 7 चुनाव लड़े या ना लड़े वाली बात हो रही है। उसको लेकर भी हम लोगों ने एक बात यहाँ क्लियर, इसी चर्चा में अभी थोड़ी देर पहले क्लियर हम लोग कर चुके हैं कि ममता बनर्जी अगर अलग लड़ती हैं तो शायद उनको और इंडिया गठबंधन को फायदा होगा। तो शायद हो सकता है कि स्ट्रेटेजिकली ये प्लान किया गया हो, जैसी प्लानिंग आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की पंजाब में हो रही है। तो यहां भी कुछ चीजें बिल्कुल क्लियर करते जाएं हम, तो ज्यादा बेहतर होगा। हमारे तमाम दर्शक साथी जो हमारे साथ जुड़े हैं उन चीजों को क्लियर कट वो समझना भी चाहते हैं, उस लिहाज से भी। तो यहां सब कुछ क्लियर है। अब है कि राहुल गांधी की जो यात्रा उधर से आ रही है, किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि पूर्वोत्तर में राहुल गांधी धूम मचा देंगे। आज असम में 2 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ को राहुल गांधी संबोधित कर रहे थे, जनसमूह उसको संबोधित कर रहे थे। और ये देखिए भीड़ हो सकता है 2 लाख नहीं हो, 1.5 लाख हो। कांग्रेस की तरफ से जो कहा गया है वही मैं यहां रख रहा हूं। लेकिन एक महत्वपूर्ण है, आपने देखा मेघालय में कैसे राहुल गांधी का स्वागत हुआ, बिल्कुल एक फिल्मी स्टार के हिसाब से, और टॉर्च जलाकर, मोबाइल की बैटरी जलाकर, टॉर्च जलाकर के जो उनका स्वागत हुआ, वो तस्वीरें भी आप लोगों ने देखी होंगी। तो यहां से बीजेपी की जो रणनीति देखिए, अभी 2 दिन पहले राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है। तमाम वीआईपी वीवीआईपी को आप बुला लिए, वहां सब कुछ आपने कर लिया, लेकिन उसके दूसरे दिन आप सामाजिक न्याय की तरफ आ गए। आपको कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देना पड़ा। और यहां जो बीजेपी के जो दांव हैं वो दांव कैसे फेल हो रहे हैं और इसका असर आने वाले चुनाव पर क्या कुछ पड़ने जा रहा है, जरा उसकी तरफ इस चर्चा को ले जाना चाहता हूं आप सबके जरिए। क्योंकि ममता बनर्जी इंटैक्ट हैं और रहेंगी, अखिलेश यादव इंटैक्ट हैं, रहेंगे। सब फेविकोल के उस जोड़ के साथ, उस फेविकोल के साथ जुड़ चुके हैं जो छूटने वाले नहीं हैं। हमारे तमाम साथी अलग अलग जगहों से हैं। सुनील शुक्ला जी अच्छी तरह से उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं, वहां अखिलेश यादव के जो अब बयान हैं वो देख लीजिए कैसे बदल गए हैं। बिल्कुल हर बार राहुल गांधी के ऊपर जितने हमले असम में हुए उस पर अखिलेश यादव ने ट्वीट किए हैं। तो इन तमाम चीजों को देख रहे हैं। जरा अब यहां से जो दांव वाली बात है, इसलिए क्योंकि ये जनवरी का महीना चल रहा है, फरवरी और मार्च के महीने में, फरवरी के 1 महीना बचा हुआ है, मार्च के महीने में चुनाव की घोषणा होनी है। और उससे पहले आज ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने अभी अगले 15 दिनों का अपने 15 से ज्यादा सभाओं की जो सूची है वो जारी कर दी है। यानी चुनावी मोड में सब जा चुके हैं, देश जा चुका है। राम मंदिर से कर्पूरी ठाकुर पर आना, क्या यह राहुल गांधी की एक और जीत है? डॉक्टर दीपक पाचपोर जी। जी निश्चित, कल भी अपन जिस प्रकार से बात कर रहे थे, लेकिन असली बात यह है कि उनका ये जो दांव है कि कर्पूरी ठाकुर को देना, ये क्या जनता जो है केवल यह मान लेगी कि आपने अगर किसी को भारत रत्न दे दिया है तो क्या आप इतने बड़े पैमाने पे सबके वोट ले जाएंगे?
क्या लोग आपका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं देख रहे हैं कि पिछले 10 सालों में आप किस प्रकार से सामाजिक न्याय किया है, किस तरीके से पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों, महिलाओं, शोषितों, वंचितों, अल्पसंख्यकों के साथ आपने क्या व्यवहार किया है, ये भी तो आप देख रहे हैं। दूसरा, मैं आपको इसी बात पर जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था पश्चिम बंगाल का, मेरा यह कहना था कि लोगों को इन तर्कों को अप्लाई करना चाहिए और समझने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन देखिए, राम मंदिर के बाद जो है, राम मंदिर का मामला निश्चित रूप से वैसा प्रभावशाली नहीं रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इससे कोई चुप नहीं रहने वाली है। अगर आपको बंबई की खबरों का, हम सबको पता है कि बंबई के एक उपनगर मीरा रोड में क्या हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी दूसरी चीजों को भी अप्लाई कर रही है। इसलिए इन 4 स्टेट्स जिसके अपन बार बार बात कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार, यहां पर सबसे ज्यादा नजर है। कहीं उत्तर प्रदेश में राम मंदिर, बिहार में जो है वो कर्पूरी ठाकुर वाला दांव खेलने की कोशिश कर रहे हैं, और वहां पे 2 समूहों के बीच बहुत तबीयत से पिछले 2-3 दिनों से झड़पें हो रही है। महाराष्ट्र में मीरा रोड और भाईंदर नाम के उपनगरों में बड़ा बवाल मचा हुआ है, तोड़फोड़ हो रही है, सैकड़ों कारों को तोड़ दिया गया है। और ये कब से शुरू हुआ? जिस दिन 21 तारीख की रात से, जब वहां पर जुलूस निकले थे। तो मेरा कहना है कि ये 4 स्टेट्स ऐसे हैं कि जहां पे बहुत ही सावधानी पूर्वक जो है इंडिया गठबंधन को भी आगे बढ़ना होगा और सीटों का शेयर जो है उस हिसाब से बैठना होगा। लेकिन मेरा कहना है कि पश्चिम बंगाल की बात अगर हम करें, कंक्लूडिंग बात कर रहा हूं, तो असली बात यह है कि अभी तक डोजियर आया ही कहां है। अभी तक हाईकमान से इंडिया गठबंधन के जो टॉप पे बैठे हुए लोग हैं, अभी तो उन्होंने बात की भी नहीं है। राहुल गांधी ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अभी बात कर लेंगे सब, उन्हें उम्मीद जताई कि सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। तो ये देखते हैं, हो सकता है कि इतना बड़ा गठबंधन हो तो कुछ सीटों में कई बार ऐसा हो सकता है कि बात ना बने, लेकिन कुछ ना कुछ एडजस्ट तो आपको करना ही पड़ेगा। जो कुछ करना है अगले 3-4 महीने, टाइम का भी एक प्रेशर होता है, ये हम सब जानते हैं। उस अगले 3-4 महीनों में आपको अगर सब कुछ करना है तो किसी न किसी नतीजे पे पहुंचना ही होगा, वरना इतनी छोटी सी बात पे लोगों को समझ लेना चाहिए कि ममता बनर्जी कहीं नहीं जा रही है, गठबंधन के साथ बनी हुई है। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट बातें यहाँ बता रहे थे आप। आना चाहता हूँ सीधा अमलेंदु उपाध्याय जी, अब जल्दी से ज़रा आपसे भी समझूं कि यहाँ राहुल गांधी के जो बढ़ते कदम हैं, उस कदम को अगर देखा जाए और जो असम में जो कुछ हुआ है उसका क्या असर आप देखते हैं, उसका क्या रिफ्लेक्शन आप देखते हैं आगामी दूसरे राज्यों में भी, चाहे वो पश्चिम बंगाल ही क्यों ना हो, और पश्चिम बंगाल हो ना हो लेकिन उत्तर प्रदेश क्यों ना हो, इसकी चर्चा इसलिए भी ज़रूरी कि असम में भी बीजेपी और उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी। कैसे देखा जाए जब ये यात्रा उत्तर प्रदेश आएगी, ये यात्रा जब राजस्थान जाएगी, ये यात्रा जब मध्य प्रदेश जाएगी, ये यात्रा जब छत्तीसगढ़ जाएगी, ये यात्रा जब जाएगी गुजरात, क्योंकि ये तमाम राज्य बीजेपी शासित हैं और अभी तो उधर भी थे, लेकिन असम में जिस ढंग से हुआ वैसा आगे अगर इन राज्यों में होता है तो फिर क्या देखा जाए, क्या समझा जाए कांग्रेस पार्टी के लिहाज से, इंडिया गठबंधन के लिहाज से? देखिए राजीव जी, अगर हेमंता बिस्व शर्मा की तरह योगी आदित्यनाथ, भजनलाल शर्मा, डॉक्टर मोहन यादव भी मोदी जी से कोई दुश्मनी निकालना चाहते होंगे तो जैसा असम में किया वैसा ही अपने राज्यों में भी करेंगे। और अगर नहीं चाहते होंगे तो फिर यात्रा को कुशलता पूर्वक आराम से निकलने देंगे और बल्कि उसमें सहयोग करेंगे कि यात्रा आसानी से निकल जाए बिना किसी हल्ला गुल्ला के। क्योंकि मोदी जी के जो 2 कार्यक्रम को 2 लोगों ने बड़ी चोट पहुंचाई राजीव जी कल। एक तो राहुल गांधी के इस कार्यक्रम में जो रोका गया उनको, दूसरा नीतीश कुमार जो 40 मिनट बैठ गया है राज्यपाल के पास जाकर के और 1 कप चाय पिया है, तो उसमें जो है मतलब मोदी जी का जो कुल मिला के 1500 करोड़ का बजट का जो कार्यक्रम था उस पर कल पानी फिर गया एकदम से। तो इसलिए बाकी लोग मुझे नहीं लगता है कि इतना जो है वो समझदारी नहीं दिखाएंगे कि मोदी जी के किए कराए पे पानी ना फेरें। तो अब अगर ऐसा करते हैं तो फिर किया जाएगा, ठीक है, उससे फायदा किसको होगा? कुल मिलाकर फायदा राहुल गांधी को ही होगा। और राहुल गांधी ने कहा भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो तो हमारी मदद कर रहे हैं हेमंता बिस्व शर्मा। तो अब दूसरे लोग भी अगर अपने ऊपर ये टैग लगाना चाहते हैं कि वो राहुल गांधी की मदद कर रहे हैं और मोदी जी से दुश्मनी निभा रहे हैं तो करें दूसरे लोग भी। राहुल गांधी को उसमें क्या आपत्ति है? भाई आपने रोकने की राहुल गांधी को कोशिश की वो यूनिवर्सिटी में नहीं जाए, राहुल गांधी नहीं गए यूनिवर्सिटी में, लेकिन यूनिवर्सिटी से सारे बच्चे बाहर निकल करके आ गए राहुल गांधी को सुनने के लिए। तो अब इससे फायदा किसे हुआ? तो यानी जो बच्चे वहां नहीं भी सुनते वो भी अब जो थे उत्सुकता में आ गए कि राहुल गांधी को जाकर के अब तो जरूर सुना जाना चाहिए, सब सड़क पे आ गए। तो यानी कि जो बच्चे कैंपस के अंदर होने चाहिए थे
आपने उनको सड़कों पे ला दिया राहुल गांधी के साथ में। राहुल गांधी तो थे ही सड़क पे, कहीं सड़क पे रहेंगे 20 मार्च तक सड़क पे, तो आपने कैंपस से बाहर ला करके सड़क पर खड़ा कर दिया। तो मुझे लगता है कि इस तरह की समझदारी बाकी लोग नहीं दिखाएंगे, और अगर ऐसी समझदारी दिखाते हैं तो ये कुल मिलाकर के राहुल गांधी के पक्ष में ही चीज होगी एक तरीके से, राजीव जी। तो ये मुझे लगता है कि आगे इस तरीके की चीजें नहीं होंगी। दूसरा, राहुल गांधी जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और राहुल गांधी एक एक करके जिस तरीके से मुद्दों को खोल रहे हैं, अब देखिए कि जो हम लोग ने कल भी चर्चा की थी, जिस समय ये घोषणा हुई थी कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने की, तो यही थी कि राहुल गांधी के मुद्दों का दबाव ही भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है कि भारतीय जनता पार्टी को इस तरीके की चीजें करनी पड़ रही हैं। आज सुना है कि प्रधानमंत्री ने कोई लेख भी लिख दिया है। अब ये बड़े आश्चर्य की बात है, प्रधानमंत्री लेख भी लिख लेते हैं। अब वो कैसे लिखा है, किसने लिखा है, ये तो नहीं मालूम, लेकिन वो छपा प्रधानमंत्री के नाम से, जिसने भी लिखा हो बयान। अब उसमें बताया जा रहा है कि सामाजिक न्याय की बात जो थी वो केवल कर्पूरी ठाकुर करते थे और बाकी सब जो है वो सामाजिक न्याय पर राजनीति करते हैं। तो भाई ठीक है, कर्पूरी ठाकुर करते थे सामाजिक न्याय की असली बात, तो मोदी अब आप कर लीजिए असली बात, राहुल गांधी को करने दीजिए सामाजिक न्याय के नाम पर राजनीति, करा दीजिए जातिगत जनगणना। तो यानी ये मोदी जी ने आज लेख लिख के भी ये स्वीकार कर लिया कि इसके पीछे भी कहीं ना कहीं राहुल गांधी के मुद्दों का दबाव इस सरकार के ऊपर है, और भारतीय जनता पार्टी को अब उस राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम पे भरोसा नहीं रहा, वरना एक दिन में एक बाद ही जो तुरंत इस तरीके का फैसला नहीं लेना पड़ता। तो यानी कि राहुल गांधी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे राजीव जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानियां बढ़ती जाएंगी, नए नए मुद्दे प्रधानमंत्री के सामने और भारतीय जनता पार्टी के सामने आते जाएंगे, जिनके जवाब देना भारतीय जनता पार्टी के लिए मुझे लगता है कि मुश्किल होगा। बाकी अब चुनाव के समय वो भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, क्या नई चीजें लेकर के आती है, जो सब चीजें कही जाती है, वास्तव उन्होंने दिग्विजय सिंह ने 1 घंटे का पूरा जो है कार्यक्रम करके बता दिया कि ईवीएम में किस तरीके से हैकिंग हो सकती है, किस तरीके से 40% तक जो है हेराफेरी हो सकती है। तो अगर ये सही है दिग्विजय सिंह ने जो करके दिखाया, अगर ये सारी चीजें हैं तो मोदी जी को निश्चिंत बैठना चाहिए, एकदम निश्चिंत रहेंगे। फिर तो 400 पार की बात या फिर 500 पार की बातें भी कर सकते हैं। लेकिन अगर वो चीजें नहीं है राजीव जी, तो फिर राहुल गांधी मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा परेशान करने वाले हैं। और 20 मार्च तक जो है पूरा चुनाव खुल चुका होगा, एक तरीके से कहा जाए लोकसभा चुनाव, सारे मुद्दे सामने आ चुके होंगे, गठबंधन की चीजें भी सब सामने आ चुकी होंगी, कहां कहां किसके बीच समझौते होने, कहां फ्रेंडली फाइट होनी है, ये सारी चीजें भी सामने आ चुकी होंगी। लोग कई जगह जो है राहुल गांधी की यात्रा में इंडिया गठबंधन के लोग रैलियों में शामिल भी हो चुके होंगे। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौतियां बड़ी आने वाली हैं। यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौतियां भी बड़ी होती जाएंगी राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। आने वाले समय में यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे चुनौतियां बढ़ेंगी। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी बीजेपी राहुल गांधी के कारण दबाव में है, प्रेशर में है? शकील अख्तर जी। देखिए, हमारा मानना यह है कि मोदी जी जो है एक्स्ट्रा माइल्स चल रहे हैं। उनके पास सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो धर्म का ही रहेगा। वो पूरा चुनाव धर्म के आधार पे, हिंदू मुसलमान के आधार पर ही लड़ेंगे। लेकिन इसके साथ अति पिछड़ों की राजनीति, दलित की राजनीति वो पहले से ही कर रहे थे, पिछड़ों की राजनीति भी वो पहले से कर रहे थे, वो सब भी साथ लेके चलेंगे। वो किसी एक मुद्दे पर अकेले डिपेंड नहीं रहेंगे। हालांकि जो बात है, उनके साथ जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो है उनका बना हुआ माहौल। और आज कांग्रेस को और इंडिया गठबंधन को उसी माहौल को तोड़ना है। देखिए, ये चुनाव जो है माहौल वर्सेस माहौल होने वाला है, नैरेटिव के खिलाफ नैरेटिव होने वाला है। मोदी का एक नैरेटिव है, अगर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन उसको तोड़ने में सफल हो पाई, उस पर एक बड़ा डेंट कर दिया, तो ये चुनाव बहुत दिलचस्प हो जाएगा। और वो डेंट किस तरह होगा? देखिए, उसमें 2 ही बातें हैं। एक, पहली बात जो है वो है एक होकर लड़ना, उसका माहौल बनाना। क्यों? क्योंकि जनता ये देख रही है कि अगर ये लोग एक होकर लड़ते हैं तो उसे फिर लगेगा कि हमारा डर भी खत्म हो सकता है, हम भी अपने डर को निकाल सकते हैं और हम भी मोदी जी के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। देखिए, अभी स्थिति क्या है कि जो फेंस में बैठे हुए लोग हैं, उनमें से अधिकांश डर की वजह से मोदी जी के साथ चले जाते हैं। कांग्रेस को उसी डर को तोड़ना है और राहुल इस बात को समझते हैं, इसीलिए उन्होंने दूसरी यात्रा निकाली है और वो डर के खिलाफ लगातार बोल रहे हैं। तो पहली बात, एक होकर चुनाव लड़ना, एकजुट होकर चुनाव लड़ना और वो नैरेटिव बनाना। आपस में फ्रेंडली फाइट भी हो सकती है, कहीं सीट एडजस्टमेंट भी नहीं होगा, लेकिन
उससे पहले मैसेज ये जरूर देना है कि हम एक हैं। और जो दूसरी बात वही बहुत खास है कि धर्म की राजनीति के खिलाफ वास्तविक मुद्दों को पेश करना। और वो वास्तविक मुद्दे क्या है? आज भी रोजी रोटी की समस्या सबसे बड़ी समस्या है, जो पिछले 10 साल में बेहद बढ़ गई है। 5 किलो अनाज फ्री में देना कोई भी समाधान नहीं है, और ये जनता भी समझती है। देखिए, 5 किलो अनाज ये कई साल और भी दे सकते हैं, लेकिन इससे न तो उनके बच्चों की शिक्षा हो पाएगी, न उनके अस्पताल के इलाज के खर्चे हो पाएंगे, न वो आगे बढ़ पाएंगे, न वो स्किल्ड हो पाएंगे। देखिए, जो पिछड़ा समाज है, गरीब समाज है, वो लगातार आगे बढ़ना चाहता है, और पिछले 70 सालों में यही हुआ है। लोगों की आमदनी बढ़ी है, लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ के आए हैं, जो निम्न मध्यम वर्ग में थे वो मध्यम वर्ग में आए हैं। तो अब ये सारी प्रक्रिया रुक के उल्टी दिशा में चलने लगी है। अब ज्यादातर लोग 5 किलो अनाज के फेर में आ गए हैं। तो धर्म की राजनीति के मुकाबले में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन कैसे रोजी रोटी का सवाल मजबूती से पेश कर पाती है और जनता इसको समझ पाती है। देखिए, धर्म का नशा लगातार गाढ़ा किया जा रहा है, इसको और बढ़ाया जाएगा। तो जनता जो है इससे किस तरह निकले, वही सबसे बड़ी बात है। क्योंकि नैरेटिव अगर मोदी जी का चल गया तो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लिए बहुत मुश्किल है। उस नैरेटिव को तोड़ना सबसे बड़ी जरूरत है, और इसी के लिए हम बार बार कहते हैं कि कांग्रेस को चुनाव जीतना चाहिए था। ये जो 3 राज्यों के चुनाव कांग्रेस हारी है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, इससे पहले पंजाब हारी, इससे पहले उत्तराखंड हारी, ये चुनाव ऐसे थे, गुजरात हारी। तो ये चुनाव जो है इस तरह से हारने लायक नहीं थे जिस तरह कांग्रेस ने हार दिया इनको। तो कांग्रेस को इस बात को समझना पड़ेगा। खैर, अब तो चुनाव है नहीं है कोई भी राज्यों के, अब तो सीधा लोकसभा ही है। तो इसमें इन 2 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। एकजुटता के खातिर जो भी करना पड़े वो करना पड़ेगा। देखिए, जो फोन करने की बात है, ममता बनर्जी को फोन पे बात करना चाहिए थी, ये बात बिल्कुल सही है। इस तरह का ओपन इनविटेशन देना कि आप भी आ सकते हैं, सबका स्वागत है, निश्चित ही रूप से ये कोई बहुत अच्छा तरीका नहीं है। लेकिन चलिए, खैर, अब वो बात खत्म हो गई है। इसको अब राहुल और खड़गे जी समझ जाएंगे और अगली बार अच्छी तरीके से सबको बुलाएंगे, सम्मान के साथ बुलाना चाहिए। और फोन करना एक सबसे अच्छा तरीका होता है। वो चिट्ठियों का जो जिक्र है, जो 13 तारीख को लिखी थी, वो हो सकता है कहीं डिस्पैच में पड़ी हुई हो जी। ये चिट्ठी लिखना या प्रेस कॉन्फ्रेंस से इनवाइट करना कोई बहुत अच्छा तरीका नहीं माना जा सकता। और फोन करके ममता जी से कहना था, उनको दीदी सब बोलते हैं कि दीदी हम आ रहे हैं और आपको लेके चलना है अपने साथ में, आपका राज्य, हम साथ चलेंगे और आप भी हमारे साथ चलेंगी। तो ये सब अच्छी बातें होंगी। और हमें जो लगता है कि अब इंडिया गठबंधन जो है, अगर इस बात पे ध्यान केंद्रित कर ले कि मोदी का नैरेटिव कैसे तोड़ना है, तो वो कामयाब हो सकता है। सबसे बड़ी बात आज नैरेटिव की है, इसके अलावा और कोई बात नहीं है। जी राजीव जी, बिल्कुल 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 सही आप कह रहे हैं। नैरेटिव की बात है, नैरेटिव में कौन आगे निकलता है, कौन नैरेटिव सेट करता है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि जो धर्म की राजनीति के नैरेटिव को आगे बढ़ाने की कोशिश बीजेपी लगातार करती रही है, अभी भी कर रही है। 22 तारीख के इवेंट को आप लोगों ने देख लिया। क्या उस नैरेटिव के आगे भागीदारी, न्याय में जो भागीदारी की बात कर रहे हैं राहुल गांधी, तो यानी सामाजिक न्याय की जो बात कर रहे हैं, उसको लोग अहमियत देंगे, तवज्जो देंगे? ये एक बड़ा सवाल है। और साथ साथ एक ये भी, हमारे एक साथी हैं ब्रिजमोहन जाखर, वो लिख रहे हैं कि गोदी मीडिया सिर्फ इंडिया गठबंधन की बात कर रहा है, लेकिन एनडीए की कोई बात नहीं कर रहा है। कम से कम आप तो करो, देश जुड़ेगा तो इंडिया जीतेगा, कोई शक, धर्म की राजनीति खत्म, ये कह रहे हैं। यहाँ एक इनके सवाल का जवाब दे दूं, फिर सीधे प्रशांत टंडन जी आपके पास आना चाहता हूं कि एनडीए है कहां? ये एक सबसे बड़ा सवाल है कि क्या आपको लगता है कि एनडीए है? इंडिया है, इंडिया गठबंधन है, तभी तो वहां अखिलेश यादव दिखाई देते हैं, तभी तो वहां नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, चाहे उधर स्टालिन की बात होती है, केजरीवाल की बात होती है, ममता बनर्जी की बात होती है, इतने सारे बड़े बड़े नेता एक साथ दिखाई देते, एक मंच पे दिखाई देते हैं। एनडीए की एक बैठक आनंद फानन में बीजेपी ने बुलाई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही सिर्फ दिखाई दे रहे थे। कोई दूसरा घटक दल बताइए एनडीए का जो बड़ा घटक दल हो। सबसे बड़ा घटक दल कौन है एनडीए में?
जरा सोच के बताइएगा। तो एनडीए की चर्चा इसलिए हम नहीं करते हैं, चर्चा हम बीजेपी की जरूर कर रहे हैं, बीजेपी की रणनीतियों की चर्चा कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी की चर्चा कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी की रणनीतियों की चर्चा कर रहे हैं, जो अभी शकील अख्तर जी कह भी रहे थे। तो नैरेटिव क्या आज की तारीख में सिर्फ और सिर्फ बीजेपी सेट कर पा रही है? क्या नैरेटिव कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन सेट नहीं कर रहा है? क्या जो 3 राज्यों के चुनाव जिसका जिक्र शकील अख्तर जी कर रहे थे कि इन तीनों राज्यों को जीतना चाहिए था कांग्रेस पार्टी को, जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये 3 की बात, ये 3 राज्यों के नैरेटिव को किसने सेट किया था? क्या इन तीनों राज्यों के चुनाव में कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ खड़ी नहीं थी? और क्या कांग्रेस के नैरेटिव के इर्द गिर्द बीजेपी नजर नहीं आई थी? इसलिए यह सवाल कर रहा हूं क्योंकि बहुत पुरानी बात नहीं है। किसानों की कर्ज माफी की बात हो, महिलाओं को जो धन देने वाली बात हो, रुपए देने वाली बात हो, बिजली मुफ्त या हाफ की बात हो, वैसे बहुत सारी। और सबसे बड़ी बात, प्रशांत जी याद कीजिए, हम दोनों साथ में हम लोग लगभग 10 दिन कर्नाटक के चुनाव को कवर किए और उसके बाद भी कर्नाटक गए। कर्नाटक के चुनाव के समय हमने देखा गारंटी शब्द को सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था? कांग्रेस पार्टी ने। आज मोदी की गारंटी की धूम मची हुई है, इसलिए क्योंकि मोदी की गारंटी की धूम मचाने के लिए मोदी का मीडिया है। कांग्रेस को भी इस विकल्प की तरफ देखना होगा, सोचना होगा, अपने मीडिया को खड़ा करना होगा। जरा आपके पास आना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां शकील अख्तर जी हमारे साथी वो रख रहे थे, जो नैरेटिव सेट करने। नैरेटिव आप ले तो आ रहे हैं, लेकिन नैरेटिव को सेट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? और यहां राहुल गांधी जिस कदर मेहनत कर रहे हैं, कितना उनके ऊपर जान का खतरा है। आज ही उनके अध्यक्ष ने चिट्ठी लिखी है गृह मंत्रालय को कि सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाए, सुरक्षा चाक चौबंद की जाए, राहुल गांधी की जान को खतरा है। और उसके बाद भी उस खतरे को मोल लेते हुए, उस खतरे से को झेलते हुए राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं। जो कुछ कल हमने दिखाया आप लोगों को, वो आप सबने देखा। जरा इसकी व्याख्या आपके जरिए करना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी, कैसे आप देखते हैं यहां से उस नैरेटिव की बात, यहां से उस चुनाव की बात जिसमें अब तमाम दल लगभग कूद चुके हैं? अगर बीजेपी के अलावा या मोदी के अलावा किसी और नैरेटिव की तलाश हम उस मीडिया में कर रहे हैं जो ब्रॉडकास्ट मीडिया है, तो वो तो अभी फिलहाल कई साल तक नहीं मिलेगा। तो हमको उस नैरेटिव की तलाश और जगह करनी चाहिए, क्योंकि जनता तलाश कर लेती है। आप ये देखिए कि कितना बड़ा इवेंट किया गया, कौन बड़े बड़े उद्योगपति, फिल्म स्टार्स, और महीनों से इसकी तैयारी चल रही है। महीने भर से टीवी 24 घंटे अयोध्या की बात कर रहा था, और उस माहौल में राहुल गांधी नॉर्थ ईस्ट में हैं, लाखों लोग जुड़ गए, रोज उनकी यात्रा बड़ी होती जा रही है। तो ये भी तो एक नैरेटिव है जो वहां पे दिखाई दे रहा है। आप बताइए कि अयोध्या का मसला असम में कहां दिखाई दिया? आज असम में पिछले 8 दिन से 6 दिन से राहुल गांधी हैं, और पिछले 10 दिन से वो राहुल गांधी नॉर्थ ईस्ट में हैं। क्या नॉर्थ ईस्ट में राहुल गांधी के अलावा कोई और नैरेटिव किसी और मीडिया के जरिए सुनाई पड़ा आपको? इन्हीं के मीडिया के जरिए। तो सवाल ये है कि वो नैरेटिव को हम परिभाषित भी कैसे करें। और अभी आपने बहुत बढ़िया बात की कि 24 घंटे के अंदर आपको राम मंदिर से कर्पूरी ठाकुर पर जाना पड़ा। ये नैरेटिव का ही तो असर है। जिस राम मंदिर के मूवमेंट को आप, उस पूरे इवेंट को चुनावी बिगुल के साथ आप शुरू कर रहे हो और ये मान रहे हो कि इसी में चुनाव हम लड़ेंगे और जीत लेंगे, उसके बाद 24 घंटे में आपका कॉन्फिडेंस डगमगा गया और आपको सामाजिक न्याय की बात याद आ गई। तो जो कर्पूरी ठाकुर को
भारत रत्न देने की मांग जो आरजेडी की या इंडिया गठबंधन की थी, उसको मान लिया। राम मंदिर के 48 घंटे के भीतर भीतर, तो उसका सीधा सा मतलब ये है, राजनीतिक मतलब ये है कि जाति जनगणना या जातिवार जनगणना या बिहार का जो जातिवार सर्वे है, ये जो सामाजिक न्याय का नैरेटिव है, इससे मोदी जी विचलित है और वो कर्पूरी ठाकुर के जरिए इसको रिपेयर करना चाहते हैं। क्या ये हो पाएगा? मेरा जवाब होगा कि मुश्किल होगा। इसलिए मुश्किल होगा राजीव जी कि राम मंदिर के मुद्दे पर कोई भी कुछ कर ले, कांग्रेस कुछ कर ले, बीजेपी कुछ भी, दूसरे नेता दूसरी पार्टियां कुछ कर ले, अरविंद केजरीवाल कुछ कर ले, उसका लाभ बीजेपी को ही जाता है। सामाजिक न्याय और कर्पूरी ठाकुर की जो विरासत है, उनकी राजनीतिक विरासत है, वो लालू यादव और नीतीश कुमार के पास है। आप बिहार में उनको अलग नहीं कर सकते। बिहार के लोग जिन्होंने अभी तक, जब से बीजेपी का जन्म हुआ है, तब से एक भी चीफ मिनिस्टर बीजेपी का नहीं दिया है उन्होंने, उन लोगों ने, वो लोग इस फर्क को समझते हैं कि कर्पूरी ठाकुर किसकी विरासत है, और केवल भारत रत्न की मांग जो है पूरी कर देने भर से नरेंद्र मोदी वहां पे सामाजिक न्याय के मसीहा हो जाएंगे, ये बात मुश्किल है। तो जहां तक नैरेटिव का प्रश्न है राजीव जी, नैरेटिव तो हमको देखना होगा कि कहाँ हम तलाश रहे हैं उसको, क्योंकि जनता तलाश लेती है। आज आप देखिए असम में क्या हो रहा है, और बिल्कुल मैं 3 दिन पहले भी कह रहा था और आज उस बात को और जोर से कह सकता हूं कि असम बिल्कुल तेलंगाना की तरफ जा रहा है। जब भी वहां चुनाव होंगे, लोकसभा के और विधानसभा के, आपको ये दिखाई दे जाएगा जो राहुल गांधी वहां पे घूम रहे हैं, और जो राहुल गांधी को रिसेप्शन मिल रहा है, और जो राहुल गांधी ने लेबल कर दिया उनको। इतने करप्शन के चार्जेस हैं राजीव जी उनके ऊपर। 8 घंटे उनसे सीबीआई पूछताछ कर चुकी है, वो वॉशिंग मशीन में अभी भी घूम रहे हैं। अगर मैं उनके सारे करप्शन के मामले हेमंत बिस्वा शर्मा के यहाँ गिनाने लग जाऊंगा तो राजीव जी 2 घंटे का प्रोग्राम आपका कम पड़ जाएगा जी। इतनी लंबी लिस्ट है, और वो लिस्ट है मेरे पास जो पब्लिक डोमेन में है। चाहे वो शारदा चिट फंड का मामला हो या दूसरे मामले हो, एक मर्डर का चार्ज भी था जिसमें कि एक्विट हो गए। चाय की बात राहुल गांधी ने की है, राहुल गांधी ने भी गिनाए हैं तमाम सारे उनके जो कारनामे हैं, वो गिनाए जा सकते हैं। तो हेमंत बिस्वा शर्मा जो बीजेपी के सबसे बड़े वहाँ पे नेता हैं, बड़े अग्रेसिव हैं, उनको पूरे नॉर्थ ईस्ट की जिम्मेदारी दे दी। राहुल गांधी ने अपने 5-6 दिन के असम के दौरे में उनको बिल्कुल बुरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है। बिल्कुल। अब वो वहां से निकल नहीं पाएंगे। तो जहां तक नैरेटिव की बात है राजीव जी, तो नैरेटिव तो दूसरा पक्ष भी सेट कर रहा है ना। बिहार में नैरेटिव तेजस्वी यादव, लालू यादव और नीतीश कुमार सेट कर रहे हैं, वहां बीजेपी नहीं सेट कर पा रही है। तमिलनाडु में जो भी हो रहा है वो स्टालिन कर रहे हैं। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगह पे या उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, शिवसेना कर रही है, नैरेटिव सेट कर रही है जी। और अगर हम ये इंतजार करेंगे कि नैरेटिव तभी सेट होगा जब ये मोदी मीडिया भी ये बात करने लगेगा, तो इसके लिए हमको बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा। उसको बेंचमार्क न माने, उसको पैमाना न माने। ये अपनी बात करेंगे और जनता अपनी बात करेगी। राजीव जी बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप, बेंचमार्क ना माने, लेकिन नैरेटिव दोनों साइड से, और खासकर जो
इधर राहुल गांधी की तरफ से जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है, उस नैरेटिव के इर्द गिर्द घूमते हुए नरेंद्र मोदी साफ साफ दिखाई देते हैं। इंडिया गठबंधन का जब नाम आया तब आपने देख लिया कि उसको क्या कहा जाए, उसको लेकर भी परेशानी थी। घमंडिया से लेकर क्या क्या नहीं कहा गया, और उसमें इंटरनेशनल क्रिमिनल्स के तार भी जोड़ दिए गए, ऐसे भी हुए। आतंकवाद से इस नाम को जोड़ा गया। उसके अलावा आप देख रहे हैं कि अब इंडी अलायंस कहा जाता है, ये भी हुआ। नैरेटिव सेट करने में राहुल गांधी कहीं ना कहीं आगे इसलिए भी नजर आते हैं कि 2 दिन पहले, जैसा अभी हमारे तमाम साथी कह रहे थे, प्रशांत टंडन जी भी कह रहे थे कि 2 दिन पहले राम मंदिर का उद्घाटन होता है, और कहीं ना कहीं धर्म की राजनीति करने की जो कोशिश होती है, उसके आगे कर्पूरी ठाकुर जी को जब आप भारत रत्न देते हैं तो डिमांड किसकी थी? डिमांड तो इंडिया गठबंधन की थी, डिमांड आरजेडी की थी, सामाजिक न्याय के रखवालों की थी, उस पर राजनीति करने वालों की थी। और वो अगर आप कर रहे हैं तो ये भी उस नैरेटिव के इर्द गिर्द ही आप घूमते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे तमाम आने वाले समय में बहुत सारी बातें होंगी जिस पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी आज की तारीख में देखा जाए तो पूर्वोत्तर में राहुल गांधी ने बाजी मार ली है और पहली लड़ाई वो जीत चुके हैं। 25 सीटों का सवाल है पूर्वोत्तर, और उसमें बहुत मजबूती के साथ कह सकता हूं, जैसा अभी प्रशांत टंडन जी भी कह रहे हैं, कि आने वाले समय में एक अलग तेलंगाना, एक अलग कर्नाटक की तस्वीर पूर्वोत्तर में भी आप देखेंगे। न सिर्फ असम, बल्कि छोटे छोटे राज्य ही सही, वो चाहे मणिपुर हो या नागालैंड हो या मेघालय हो या अरुणाचल प्रदेश हो, 2-1 सीटों वाले ये राज्य हैं, महत्वपूर्ण हैं। असम को छोड़ दीजिए तो 11 सीटें होती हैं इन राज्यों में, 2-1 मिलाकर असम की 14, बाकी 11, 25 सीटें महत्वपूर्ण हैं। देखा जाएगा आने वाले, और बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना है। अभी चुनाव है अगले 2 महीने में, और उसमें से अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, ये 2 राज्य ऐसे हैं जहां इसी चुनाव के दौरान, लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव होने हैं। हो सकता है कि उसी दौरान उधर जम्मू कश्मीर में चुनाव हो, लेकिन उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में भी चुनाव है, और आंध्र प्रदेश में कैसी मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है आप देख रहे होंगे। तो बहुत तस्वीरें बदलती हुई, मौसम बदल रहा है, ठंड से अब ठीक धीरे धीरे गर्मी की तरफ बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपका, बहुत शुक्रिया अमलेंदु उपाध्याय जी, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी हमारे साथ जुड़े थे, शकील अख्तर जी और सुनील शुक्ला जी, और साथ में सीधे कोलकाता से सुमन भट्टाचार्य जी। आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत